मेरा कुरान तो एक ज़ाब्ता हयात है। हम मुसलमान सिर्फ सवाब तक रहे कुरान को पढ़ने में, या हम रहे कि मरने के बाद बख्शिश के लिए, या हम दुल्हन रुखसत करने के लिए ले आए। तो मेरा कुरान इन कामों के लिए तो नहीं आया। एक कुरान के अंदर पूरी नेचुरल साइंस मौजूद है। आज मेडिकल कॉलेज के अंदर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसके अंदर जो 7 डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ाई जाती हैं, आए मैं आपको कुरान के अंदर उसी तरतीब से देता हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल का भी एक बहुत बड़ा फड्डा है। कोरिया में एक रिसर्च हुई है, 1 लाख लोगों के ऊपर हुई है और वो पब्लिश हो गई है। एंड पे रिसर्च क्या कहती है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खुशियां मनाएं। लंबी जिंदगी के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं। और यहाँ पे हमारे कम करने के तुले होते 1.5-2 किलो का चिकन पिंजरे में बैठा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा होता। 84 से 86 के इन बिटवीन पोल्ट्री फीड्स का काम शुरू हुआ। उसमें केमिकल आए, उसमें स्टीराइड्स आए, ऐसा आर्सेनिक आया, तो वो हमने आर्सेनिक तक खाया और हम कैंसर तक पहुंचे। खवातीन के अंदर जो है ना, वो गायनी के बेशुमार मसाइल पैदा हो गए। उनको वक्त से बहुत पहले पीरियड्स आना शुरू हो गए। हम कहाँ हैं? और इसकी वजह क्या है? माएँ जो बच्चों को वो अपना दूध छोड़ के फीडर लगा रही हैं और डॉक्टर्स के कहने के डब्बे मुख्तलिफ लेके पाउडर्स की शक्ल में, और हम उनको बच्चों को वो दूध पिला रहे हैं गर्म पानी में डाल के, पाउडर टाइप, टोटल केमिकल्स। मटन जो है वो इतना महंगा है, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। कौम का अलमिया ये है इस वक्त कि कौम बाजार जाती है और वहाँ से गोश्त इकट्ठा खरीदती है और लाके फ्रिज में डंप कर लेती है। सवाल ये है, आपने अगर 4 दिन गुजर गए हुए हैं तो आपने पकाया नहीं, तो फिर क्या फ्रिज चलाकर उसमें रखकर बिल जमा कराना था? सिर्फ हमारे यहाँ रिवाज है कि बिरयानी के साथ रायता होता है, चावलों के साथ हम दही खाते हैं। दही और चावल खाने से फिर कब्ज होती है ना, तो जो तंदुरुस्ती में खा रहा है फिर उसका क्या बना? किस वक्त किसने कौन सी क्या चीज खानी है? डॉक्टर को गिजा का नहीं पता, वो कहता है सब कुछ खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं खावर बुखारी। हम लोग क्या खा रहे हैं? ब्रॉयलर मुर्गी, मटन है तो मटन भी पानी वाला खा रहे हैं, गोश्त पानी वाला खा रहे हैं। बीफ के नाम पे हम लोग गधे का गोश्त खा रहे हैं। चाय हम लोग तेज पत्ती वाली पी रहे हैं। दूध के अंदर हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स शामिल कर रहे हैं। क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहे हैं? यही सब कुछ, इन्हीं वजह से बीमारियां फैलती जा रही हैं। आज हमने डॉक्टर जमील मेहरवी साहब को दावत दिया अपने पॉडकास्ट के अंदर। उनसे जानते हैं कि असल में हमें खाना क्या चाहिए और किस तरतीब के साथ हमें खाना चाहिए। आपने एलोपैथिक का नाम सुना होगा, होम्योपैथिक का नाम सुना होगा। डॉक्टर साहब नेचुरोपैथिक हैं। ये यानी कि नेचुरल चीज़ों से मरीज का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो नेचुरोपैथिक है, ये पाकिस्तान में कब से? हमने तो 2 ही सुने थे, एलोपैथिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर। तो हमने कभी ऐसा सुना नहीं था। ये आपने डिग्री पाकिस्तान से की या पाकिस्तान से बाहर से आपने डिग्री की? देखें, दोनों जगहों पे हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको यूके मिलेगा, आपको शेंजन सारा मिलेगा, ठीक है। आपको यानी यूरोप सारा। उसके बाद आपको अमेरिका मिलेगा, कनाडा मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। मतलब अब तो पूरी दुनिया में नेचुरोपैथिक डॉक्टर की एनडी के नाम से ना, नेचुरोपैथिक डॉक्टर, नेचुरोपैथिक एनडी की एक डिग्री आ एनडी की चुकी है। अच्छा, डिग्री आती है। अमेरिका में भी है। मेरी जो है वो वहाँ से कैलिफोर्निया से है, इसको मैंने क्वालिफाई किया। ये पाकिस्तान हिकमत से रिलेटेड है? हिकमत से रिलेटेड है। हिकमत से अच्छा, रिलेटेड है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान से अरबल की डिग्री लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसमें आपको बकायदा जो तिब की कौंसल है, उसमें जो है वो हमें एनरोल्ड होना पड़ेगा वहाँ से, और रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में तिबिया कॉलेजेस भी हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर बैचलर डिग्री शुरू हो चुकी हुई है। अच्छा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कृषि यूनिवर्सिटी लाहौर में करवा रही है। हम्म। उसके अलावा स्पीरी यूनिवर्सिटी करवा रही है, यूएमटी करवा रही है, मनाई यूनिवर्सिटी इस साल करवाने जा रही है, जीसी यूनिवर्सिटी करवा रही है। ठीक। यानी अब तो वो भी शुरू हो गई। उसके बाद आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर करवा रही है। उसके बाद आप हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची वो करवा रही है। उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी करवा रही है। उसके बाद इधर एजेके में अदारा यूनिवर्सिटी करवा रही है। वाह। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त जो है ना वो पाइपलाइन में, और वो डिग्री करवाने के लिए बड़ी अपनी स्ट्रगल और अपना सब कुछ उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है। सही। इसलिए कि अब जो एमबीबीएस का स्कोप था ना, वो ख़त्म हो गया तकरीबन। आप ये देखें कि अब पीएमडीसी जो है उसने ये
इस साल जो है, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, जहाँ हाँ, से हाँ, एमबीबीएस के वो रजिस्ट्रेशन होती हैं, जी। जो कोटा अलॉट करते हैं, जो आपके वो डिग्री अपना दाखिला वगैरह भी करते हैं, ये फर्स्ट डिवीजन एफएससी के बाद आपको एमकैट और वो करना पड़ता था। इस दफ़ा अभी इनका पीएमडीसी का जो फैसला हुआ है कुछ अरसा पहले, यानी कुछ महीने पहले, सर उन्होंने एफएससी सेकंड डिवीजन को भी अलाउ कर दी। अंदाजा कर लें कि अब एमबीबीएस की क्या पोजीशन आ रही। क्या पोजीशन है? अब एमबीबीएस डॉक्टर आज का, बिलीव मी, आज का एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद वो सोचता है कि अगर मैं अपने वालिद का या अपनी वालदा का इलाज करने के काबिल नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा। और उसके अलावा यानी ना तो 5 साल में उसको दवाई बनाना सिखाई जाती है, ना उसको दवाई बनने का पता है कि बनती कैसे। बनती कैसे? अच्छा, ना ही उसने कभी दवाई बनती देखी है, हैरानगी ये है। और ऊपर से ये है कि 5 साल उसको पढ़ाया गया, वो 21-22 घंटे वो पढ़ता है, और उसके बावजूद उसको ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, और वो ग़िज़ा के मामले में भी नल एंड वाइड है कि वो क्या करे वहाँ क्या पे। करे? अच्छा, उस पॉइंट उससे वो, अच्छा दूसरा, आपके मुल्क से इस वक़्त बड़ी स्पीड से जो है ना वो डॉक्टर्स जो एमबीबीएस बन चुके हुए थे, नर्सेज़ जो बन चुकी थी, ये स्पीडी बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल वो वीज़ा आसानी से उनको कि मिल उन वीज़ा नहीं, वो वीज़ा भी मिल रहा है वहाँ जाके, वो कहते हैं और कोई किस्मत आज़माई कहीं करते हैं जाके, बड़ी स्पीडी से जो यहाँ लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो वहाँ इस पोज़ीशन में, और फिर आगे इस वक़्त जो है ना वो ये डिग्री आ गई, और दुनिया इस वक़्त, मतलब आपको जो इस वक़्त नेचुरोपैथिक डॉक्टर है या नेचर्स को ट्रीट करता है, या नेचुरोपैथ है, या तबीब जिसको आम लफ्ज़ों में हम आम रूटीन में कह सकते हैं, इस वक़्त तबीब जो है ना वो जहाँ भी होगा, आप यकीन करें कि लोग उसको जो है ना वो इस कदर उसके इर्द-गिर्द ऐसे हैं कि इस तरह शायद वो पीरों के गिर्द मुरीद भी नहीं होंगे, ऐसे ही है, जिस तरह बिल्कुल। से ये पोज़ीशन है। अब मेरी अपनी पोज़ीशन इस वक़्त ये है कि मेरे पास इस वक़्त जो है ना वो अगले 8, 10, 15 दिन की अपॉइंटमेंट है। पीछे मुझे आज से कोई 10 दिन पहले पता चला कि मेरी अपॉइंटमेंटें 15 दिन आगे एडवांस हो चुकी हुई हैं। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि मैं कि यार फुल स्टॉप लगाओ, अभी रोको, और सबको ये बोलो कि अभी हमारे पास इतने दिनों की अपॉइंटमेंटें 15 दिन की हो चुकी हुई हैं, तो अब आपने प्लीज़ टाइम आप ज़रा 10-15 दिन आप वेट करें, फिर हम अपॉइंटमेंटें ओपन करेंगे। तो आज हमारी अपॉइंटमेंटें जो है ना वो ओपन हुई हैं अगले वीक और अगले 10-15 दिनों के लिए। यानी कि इतने लोग इतना रश परेशान है। है हाँ। बिल्कुल कि यार खाएं क्या, किसी तबीब के पास जाएं। और उसमें भी मतलब मेरे पास इस वक़्त अमेरिका से, कनाडा से, उसके बाद शेंजन यूरोप से, उसके बाद यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, और अभी जद्दा से कल मैंने पेशेंट देखे हैं, दुबई से देखे हैं, कतर, ओमान से हैं, मतलब दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, जो पाकिस्तान से क्या हैं वजह है इसकी? मुख्तलिफ, डॉक्टर्स तो और भी हैं, एमबीबीएस भी हैं। सर डिपेंड ये करता है कि आपकी अपनी स्पेशलिटी क्या है। एक तो आप सच पे रहें और नेचर और फितरत को सामने रखते हुए उस पे। अब मैं तिब्बे कुरानी और मैं तिब्बे नबवी से तिब्बे कुरानी तक चला गया हूँ। ठीक। तो लोग इस वक़्त अभी तिब्बे कुरानी को सही मानों मैंने समझना नहीं शुरू हुए, तो मैं तिब्बे कुरानी भी दरियाफ़्त करके बैठ गया हूँ। दरियाफ़्त क्या करनी है मेरी, मुझे अल्लाह ताला ने उससे रोशनास करवा दिया। स्टडी है। मुझे कुरान से अल्लाह ने लज़्ज़त आशनाई करवाई कि उसके अंदर भी ऐसी तिब नेचुरल जो हमारी साइंस है, वो कुरान के अंदर है। डॉक्टर साहब फिर अब ग़ज़ा से ज़रा असल मौजू पे आते हैं हम। डॉक्टर साहब फिर ये बताइएगा कि गोश्त हमारे घरों में पकता है, ठीक है? चिकन की हमने बात की। मटन जो है वो इतना महँगा है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर बंदा तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसमें मटन के अंदर पानी वाला गोश्त भी है, वो भी एक अलग मसाइल है। तो खाना क्या चाहिए? क्या गोश्त की जगह गोश्त का सप्लीमेंट क्या है? देखिए सर, इस कौम को ना ये समझाना पड़ेगा कि शेर क्या खाता है, मैं आपसे पूछूंगा, क्या खाता है? शेर गोश्त खाता है? गोश्त खाता है। शेर चारा खा सकता है, कोई चारा पट्टे नहीं खा शट्टे खाता है? नहीं खा सकता। नहीं खाता। फितरत नहीं है उसकी। फितरत नहीं। लेकिन जब शेर बीमार होता है ना, आप जरा उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कहीं भी। शेर जब बीमार होता है तो वो पत्ते खाता है, पत्ते खाता है, वो कुछ घास बाज़ खाता है, जड़ी-बूटियाँ खाता है। जड़ी बूटियां खाता है। हम वो दौर हमारे लिए बहुत अच्छा था जब हफ्ते में कसाई जो है ना वो या जुमे को वो करता होता था, या हाँ, जुमेरात को कट्टा करता था, या वच्छा करता था, या बकरा और करता था। मंगल बुध का नागा होता मंगल था। बुध का नागा होता था। आज तो मंगल बुध भी आपको गोश्त मंगल बुध मिलता है, भी गोश्त और मिलता है। बाकी दिनों में आपको पूरा दिन मिलता है। अच्छा, कौम का अलमिया ये है इस वक्त कि कौम बाजार जाती है,
और वहां से गोश्त इकट्ठा खरीदती है और लाके फ्रिज में डंप कर लेती है, फ्रोजन आपका वो मीट हो गया सारा। सवाल ये है कि अगर आज आप संडे में लेके आए, तो आपने अगर 4 दिन गुजर गए हुए हैं तो आपने पकाया नहीं, तो फिर क्या फ्रिज चलाकर उसमें रखकर बिल जमा कराना था सिर्फ उसका, और कौम के ऊपर हमने, मुल्क के ऊपर हमने एनर्जी क्राइसिस करके मुल्क की मईशत का पहिया जाम करना था। और 1 किलो या 1.5 किलो या आधा किलो गोश्त रख के, या 1 आधा किलो उसमें दूध रख के, और थोड़ी सी बची हुई सालन सब्जी रख के, तो हम जो है वो एक दिन में 500-700 या 1000 रुपए की फ्रिज का खर्चा चला रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर तो आपने 4 दिन नहीं खाना था, तो अगर 5वें दिन पकाना था, तो 5 दिन बाद आपको बाजार में नहीं मिलेगा, आप उसे ताजा लेकर आए। और ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि घर लेके आए तो वो कहते हैं जी आपने किधर रखा, क्या किया, पागल हो तुम यार, ये कहाँ रख गया, क्या हुआ जी, डाइनिंग पे रखा था, आपने बताया ही नहीं। यानी घर वाले यूं बंदों से बहस करते हैं। आप ये अच्छा, फ्रिज में क्यों नहीं रखा? घर की खातून कहती है ये तो मैं आपको कोई अच्छी मिल गई हूँ, मैं आपको मिल गई हूँ सीधी सादी घर संभालने वाली, तो मैंने नजर पड़ गई, वरना तुमने कसर नहीं छोड़ी, ये तो खराब हो जाना था। अच्छा, माइंड सेट है। वरना अदरवाइज आप देखें कि जिससे वो बंदा लेकर आया कसाई से, वो फटे के ऊपर लटक रहा है और धूप में है, लो भी चल रही है, वो तब वहां नहीं खराब हुआ। अच्छा, वो सुबह से लेके शाम तक खराब नहीं हो रहा उसका, घर और घर आते ही आपका खराब हो जाएगा। अजीब, मतलब हमारी वो एक मंतक है। सर फ्रिज, आपने फ्रिज के बारे में भी आपने बात की कि जो फ्रिज है आजकल की जरूरत है। अब आजकल वो दौर नहीं है कि लोग मटकों में पानी ठंडा किए, फ्रिज के अंदर जो पानी ठंडा हो रहा है या दूध ठंडा हो रहा है, वो आजकल की जरूरत है। उसका कोई सर नुकसान तो सर मुझे सर देखें, पहली बात तो ये है कि उसका दूध, क्या नुकसान है? देखें, दूध आपका उसमें पड़ा है। अगर ये मैंने आपको कहा कि जी दूध पिलाएं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन इस वक्त कहीं किसी के कमेंट ना आ जाए, चले ये भी एक बात भी बीच में क्लियर हो जाएगी कि हम चाय नहीं पी रहे। मैंने आपको कहा चाय रहने दे, आप मुझे दूध पिला दें। अब मिसाल के तौर पे अगर दूध जो है वो आप फ्रिज से निकाल के ठंडा लाएं, तो मैं कहूंगा कि मुझे गर्म पिला दें। गर्म करने का फायदा ये होगा कि जब आपने उसको गर्म किया ना, तो वो चूल्हे पे रखेंगे, जब आप उसको बॉईल करेंगे ना, ठंडक खत्म होगी, तो आपको सर ये क्लियर फिर होना है कि ये दूध ठीक है या गलत है या खराब हो चुका हुआ है, फिर ही होगा ना। अगर दूध फुट गया, फुटकियां बन गया, तो इसका मतलब है दूध खराब है। और अगर फर्ज करें कि मैं गर्म पी रहा हूँ, चले आप भी गर्म पी रहे हैं, लेकिन अगर मैं गर्म पी रहा हूँ और आप ठंडा पी रहे हो, और मेरे लिए गर्म हुआ, और गर्म होने पे वहां उन्होंने आवाज दी कि जनाब ये दूध तो फट गया, खराब है, और अगर आप ठंडा पी गए घटाघट, तो फिर आपने कैसा पिया? खराब पिया ना। अच्छा, खराब पिया, बिल्कुल। वो क्योंकि वो सर तो फ्रिज पता ही नहीं था। सर ठंडक की वजह से आपको नहीं पता आपको चलेगा ना, नहीं पता चला। उसकी ठंडक खत्म करेंगे। सालन पड़ा है, ठंडा पड़ा है, लोग ठंडा निकाल के खा जाते हैं कुछ। अगर उसको गर्म करें, तो अगर वो बुलबुले देता है, खराब है, बासी है, तफन हो गया हुआ है, तो आपको गर्म करने पे पता चलेगा, ठंडे को तो नहीं पता चलेगा। सो इसलिए कई सारी चीजें उसमें जो है ना वो खराब हो रही होती हैं या हो चुकी होती हैं। आटा गूंद के फ्रिज में रखा हुआ है, आप आटा लें थोड़ा सा जो कल का पड़ा हुआ है, उसको लें 1 चम्मच आटा, करीब किसी भी स्कूल में, मैं तो कौम को ये कहता हूँ कि खवातीन बच्चे अपने स्कूल छोड़ने नहीं जाती, लेने भी जाती हैं। तो आप जब जाते हैं तो आप 1 चम्मच आटा ले जाएं, और आपका इतना तो हर पेरेंट्स का टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ फ्रेंडशिप है, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, सब कुछ वो उनको बुलाते भी हैं। तो आप उन्हें कहें कि मैडम, प्रिंसिपल जो भी है, आप उसे कहें जी आपके पास माइक्रोस्कोप होती है, खुर्दबीन होती है स्कूल में, साइंस की लेबोरेटरी 9-10 की होती है, आप उस जरा के नीचे आप ऐसे करके उसको जरा व्यू तो करें, क्या है उसमें। जब आप उसको व्यू करेंगे ना उस माइक्रोस्कोप में, आपको उसमें आंखों से कीड़े नजर आएंगे, छोटे छोटे। फ्रिज के अंदर जो आटा पड़ा है, जो आटा पड़ा है उसको हम सर, आप एक दिन सारे पाकिस्तान में किचन के अंदर, फ्रिज के अंदर आटा निकालते हैं, रोटी बनाते हैं, तो जरा उसको व्यू तो कर लेना, आप चेक तो करें, आप खुद करके देखें चलें, या ऐसा करें कि एक पॉडकास्ट में आप उसको थोड़ा सा व्यू करके जरा उसमें से दिखा के देखें कि क्या आ रहा है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, बासी हो चुका हुआ है। नमी जहां होगी, आप मुझे ये बताएं, सब्जी वाले के पास सब्जी पड़ी है, वो पालक या मेथी के ऊपर पानी का छींटा लगाता है, सुबह सारा दिन लगाता रहता है, शाम को पालक जो है वो पानी के लगने की वजह से गलने सड़ने के अमल से नहीं गुजरती। हाँ, वो बिल्कुल। तो उसके बाद
उसमें अगर और उसको इसी तरह पड़ा रहने दे तो कीड़े नजर नहीं आएंगे, सुंडियां पैदा नहीं होंगी, कहाँ से आ गई? वही से एटमॉस्फियर चेंज होना, खराब हुआ। अब फ्रिज के अंदर नमी कितनी है? अच्छा वो नमी क्या, हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर ये दीवार पे नमी हो जी, तो क्या होता है? फफूंदी आ जाती है, टेक्सचर खराब होता है, प्लस्तर उखड़ता है, टाइलें गिरती हैं, सब कुछ टूटता है ना। तो अगर हम दूसरी साइड पे आए, अच्छा खवातीन कपड़े धो के जब बाहर डालती हैं, शाम को उतारती हैं, जब उनको खुशक हो चुके होते हैं तो उनको वो तय करके किसी कबड़ में रखना होता है, जी, रखती है ना। जी, जी, अगर फर्ज करें जिस कपड़े में जरा सी यानी को 5 to 10% नमी हो, 90% 95% खुश्क हो चुका हुआ है, तो वो उस कपड़े को तय करके उन्हीं कपड़ों में क्यों नहीं रखती? वो स्मेल पड़ जाती है उसमें। फफूंदी आएगी, फंगस आएगी, उसमें वो बैड स्मेल पैदा हो जी, जाएगी। जी। इसलिए वो घर में, आप किसी के घर में भी जाएं, अपने घर में देखें, वो डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पे, सोफे पे इधर उधर वो कपड़े रात को बिखरे होते हैं हाँ, कि वो पूरे खुश्क नहीं हुए। ऐसे ही है। नमी, नमी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो बड़ी माइनर सी है, और फ्रिज खोल के देखें नमी नमी है, नमी और नहीं। हम कहते हैं कि वहां पे हमारी हर चीज ठीक है। अभी मैंने सिर्फ नमी की बात की है, अभी मैंने जो फ्रिज के अंदर गैसेज हैं, वो जो गैसेज उसके अंदर सर्कल कर रही हैं, उन गैसों का जो उन चीजों के ऊपर इफेक्ट है, और वो जो हम इफेक्ट ले रहे हैं, अभी हमने तो वो किस्सा छेड़ा ही नहीं अभी। अच्छा, बाज लोग फ्रूट जो है वो अब आम का सीजन गुजरा है, ठीक है, आम का सीजन है, और बाज लोग फ्रूट फ्रिज के अंदर ठंडा करते हैं, ठीक है भाई, रख दो शाम के खाने के दोपहर के खाने के बाद शाम को फ्रूट खाएंगे, ठंडा ठंडा फ्रूट खाएंगे, तो वो ठंडा ठंडा फ्रूट भी जरा बता देंगे कितने नुकसानदेह है, और उस वो फ्रूट खाने का असल तरीकेकार क्या है? सर पहली बात तो ये है कि इस वक्त फ्रूट हमारा जितना आ रहा है, सारे का सारा हम कच्चा तोड़ के और मुख्तलिफ तरीकों से उसको सर है खा रहे देखो, हैं। गरीब नु कुछ ते खान दो सर जी, गरीब नु कुछ ते खान दो, क्या करें? गरीब को देखें, अब मुझे हाथ जोड़ रहे हैं, मैं उस खेत वाले से, उस बाग वाले से हाथ जोड़ता हूं कि ये देखो भाई, तुम्हें रब का वास्ता कि तुम जो आम आंधी से गिरे और अभी उसमें जाली भी नहीं पड़ी और तुम्हारे गिर गए, तो यार उसको जाया होने दो। लेकिन तुम उसको उठा के क्रेट में डाल के और उसके साथ एक मसाले का पैकेट रख के, वो क्या, पोटाश पोटाश रख के, जिसको वो कभी हम रैकले के अंदर डाल के वो जी, जी, पटाखे जी। मारा करते थे, वो वाली पोटास जो है ना, वो अगर आप उसमें रख के और उसको तुम लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा जिधर मर्जी रवाना करते हो, तो मुझे ये बताओ कि फिर पब्लिक को समझाने की जरूरत है, या मुझे पब्लिक कहे, नीचे 34,000 कमेंट्स आ जाएंगे कि जनाब ये बंदा क्या कर रहा है और ये हमें कुछ खाने देगा कि नहीं। मैं ये कहता हूं कि वो एक मुहावरा है पंजाबी का कि गल वेले दी ते फल मौसम दा। मौसम दा, हाँ, गल ਉਹਨੂੰ वेले दी ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਬਾਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि ये मैं उससे हाथ जोड़ता हूं कि भाई थोड़ी देर और ठहर जा, पक लेने दे, दरख्त पे पक लेने दे ना। कहते भी है ना, सबर का फल मीठा होता है। मीठा होता है, हम वो सबर तो अच्छा। दूसरी बात ये कि अगर पब्लिक उस वक्त जब वो कच्चा फल आ रहा है अभी और महंगा भी होता है, और पब्लिक महंगा खरीद कर वो कच्चा फल जो कि मसाले से तैयार हुआ उसको खाकर बीमार भी होती है, तो पब्लिक सबर कर जाए फिर थोड़ी देर के लिए, ना खाएं तो मुझे बताएं बिकेगा, पीछे से तोड़ के आएगा? नहीं आएगा। मौसमी आपकी सीजन से बहुत पहले आ जाती है, बहुत पहले आ जाती है, बिल्कुल। जो सोखा पड़ता है, जिसको कहते हैं ना नीचे खुश्का आ गया, जमीन खुश्क होगी, पानी नहीं लग सका, वो खुश्की की वजह से पौधे में वो गिरना शुरू हो जाती है, और वो आपके मौसमी आ गई मार्केट में और लोग खा भी रहे हैं, लोग जूस भी पीना शुरू हो जाते हैं। भाई वो उसको वो कब आना है? वो नवंबर दिसंबर के एंड, वो जनवरी, मौसमी तो उस वक्त जाके तैयार होगी जब वो पूरा कोरा जब पड़ता है। वेदर भी तो चेंज हो गया ना सर, वेदर का सर क्या करें, अल्लाह ने तो फरमाया कि इस फितरत में, नेचर में आपने बिगाड़ छेड़खानी नहीं करनी, और हम उसमें अंधाधुंध लगे हुए हैं। ये मोबाइल है ना आपके पास, ये मोबाइल है, आप कोई मोबाइल किसी के पास भी है, आप मोबाइल पकड़ें, एक जग पानी लें, हिम्मत है ना छेड़ें इसको, हाँ। तो एक जग पानी में आप अपने मोबाइल को जरा ऐसे करके ऐसे निकालें, हैं जरा, क्या होगा? किसी को जरूरत नहीं होगी इसको छेड़ने की, चाहे वाटर रेजिस्टेंट भी हो वो, लेकिन लोग इस तरह का नहीं करते। और अपनी फितरत को हम छेड़ रहे हैं, इस कदर छेड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम खा क्या रहे हैं और किस तरह का खा रहे हैं। लोग कहते हैं जी आप कुछ खाने भी देंगे, हाँ खाने देते हैं, क्यों नहीं खाने देते। मेरे पेशेंट जो हैं वो इतनी तेजी से सर्वाइव कर रहे हैं, इतनी तेजी से बेहतरी की तरफ आ रहे हैं कि मैंने उनको फाका तो नहीं कराया हुआ,
खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन किस वक्त किसने कौन सी क्या चीज खानी है। डॉक्टर को ग़िज़ा का नहीं पता, वो कहता है सब कुछ खा लो। हाँ, सब कुछ खाओ, दही। अच्छा, चावल के ऊपर दही डलवा देते हैं। ये भी एक बचपन में कभी सुना था कि चावलों के ऊपर दही जब भी डाली है ना तो वो खराब हो गई। हमारे यहाँ रिवाज है कि बिरयानी के साथ रायता होता है, ठीक है, चावलों के साथ हम दही खाते हैं। ये भी ज़रा बता दें कि ये क्या चक्कर है? ये कॉम्बिनेशन दुरुस्त है? ठीक है कॉम्बिनेशन? देखें, कौम और अगर खाना चावल के साथ दही खानी है तो कौन-सी दही खानी है? सबसे पहले तो इधर से कमेंट्स आएँगे, ये लोग पता है क्या कहेंगे? वो हमारे फलाँ बड़े इतनी देर से ऐसे खाते आ रहे हैं। भाई फिर उनको उनकी उनके उनके हालात भी तो देखो मैं ना। आपको सर ये भी बता दूँ कि पेट खराब हो ना, तो डॉक्टर खुद कहते हैं दही चावल खिलाएँ इन्हें। चलो, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। दही और चावल खाने से फिर कब्ज़ होती है ना? हाँ। अगर लूज़ मोशन हो तो कब्ज़ करता है, हाँ। तो जो तंदुरुस्ती में खा रहा है फिर उसका क्या बनेगा? ये चलें, आप ही का पॉइंट आप ही को लौटा दिया कि अगर अगर लूज़ मोशन होने से कब्ज़ करता है, तो जो तंदुरुस्त खा रहे हैं फिर उनको क्या करेगा? कब्ज़ करेगा, नहीं कब्ज़ करेगा? करेगा, गैस बिल्कुल। करेगा नहीं, तेज़ाबियत करेगा नहीं, एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा? ब्लोटिंग होएगी कि नहीं होएगी? उसके बाद फिर उनके बलगम रेशा पैदा करेगा नहीं करेगा? सर लोगों नज़ला ज़ुकाम वो सारी चीज़ें, गला खराब, टॉन्सिल, ये सारी चीज़ें नहीं आएँगी, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगी। कौन खा सकता है ये चावल फिर? चावल के 3 फ़ायदे आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ये बात 1800 कुछ की है और अच्छा। एक किताब में एक वाक़या है। उस किताब में एक उन्होंने लिखा कि एक आलिम दीन दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी जामिया मस्जिद के अंदर सही। वो तकरीर कर रहे थे जुमे की, खुतबा दे रहे थे या जो वो पहले कुछ चीज़ें बयान होता है, बयान कर रहे थे। तो उसने देखा कि कुछ लोग सो रहे हैं। उसने कहा जी, ये जरा जो सो रहे हैं इनको दाएँ-बाएँ ज़रा अपने-अपने एक-एक कोनी मारें, राइट लेफ्ट कोनी मारें और इनको उठाएँ। अच्छा। और इन्हें उठाएँ, इन्हें कहें कि मैं आज आपको चावलों के फ़ायदे बताने लगा हूँ। अच्छा। मौलवी साहब ने एक मज़ाह टाइप एक बात बीच में दीन की बात करते-करते एकदम मज़ाह की बात बीच में ले आए। ठीक। तो उन्होंने कहा मैं तो आपको 3 फ़ायदे बताने लगा हूँ चावलों के। उसने कहा सुनो, नंबर 1 जो चावल खाता है वो बूढ़ा कभी नहीं होता। अच्छा। और दाएँ-बाएँ उठाओ सबको। जो चावल खाता है वो बूढ़ा बूढ़ा कभी नहीं कभी नहीं होता। होता। उसने कहा जी हैं? उसने कहा दूसरा फ़ायदा सुनो, जो चावल खाता है उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। अच्छा। उतनी देर में वो जितने थे वो सारे जो सो रहे थे, ऊँग रहे थे ना मस्जिद में, सारे वो ये तो मैं भी हैरान हूँ, आँखें खुल कुत्ते गई। सर अभी आप रहा ना कि तीसरा भी जुमला सुनिएगा। उसने कहा सुनो, जो चावल खाता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। हैरानगी है ना? अब तीनों के मैं आपको जवाब भी दूँगा। दें जी। उसने कहा चलें, उसने देखा सारे उठ गए तो उसने कहा अच्छा मैं आपको दीन की फलां बात बता रहा था, उस तरफ शुरू कर दी। तो लोगों ने कहा नहीं सर कारी साहब 1 मिनट ठहरो, मौलवी साहब की करदे पे हो? ये बताएं, ये जो 3 आपने बातें की हैं, ये हमें कोई हज़म नहीं हो रही। क्या कैसे? उन्होंने कहा सीधी-सीधी मैंने 3 फ़ायदे बता दिए और क्या चाहिए? उन्होंने कहा नहीं सर कारी साहब, मौलवी साहब वज़ाहत फरमाएँ। उसने कहा अच्छा, क्या सवाल है? उसने कहा जी आपने पहले ये फरमाया है कि जो चावल खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये कैसे मुमकिन है कि चावल में इतनी ताकत है, बूढ़ा नहीं होता? उसने अच्छा। कहा नहीं वो चावल खाता है तो जल्दी मर जाता है, बूढ़ा नहीं होता। ये उसका जवाब था। पाकिस्तान के अंदर जितना चावल पकता है, अब आगे घरों के सुनिए। अंदर। उसने कहा अच्छा जी फिर? उसने कहा जी दूसरा आपका जो था ना वो ये था कि जो चावल खाता है उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। तो ये कैसे? उसने कहा जो चावल खाता है उसके जोड़ों के पट्ठों के मसाइल शुरू होते हैं, फिर जोड़ों में दर्दें शुरू होती हैं, फिर डांग उहदे हाथ च होती है, लाठी पकड़ लाठी उसके हाथ में होती है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसने कहा जी फिर जिहदे हाथ च लाठी होए 3 तो 5 फुट दी, कुत्ता उहदे कोल जाएगा, लागे जाएगा? कुत्ता तो डरता नहीं जाएगा कि इसके हाथ में डांग है। उसने कहा कारी साहब ये भी गल ठीक है। उन्होंने कहा चलो हुण अगे गल करिए ना, दीन दी गल करिए। उन्होंने कहा नहीं कारी साहब गल सुनो। एक और उठा, उसने कहा कारी साहब ये बताएं, चोर उसके घर में नहीं आता या चोरी नहीं होती उसके घर में, ये कोई समझ नहीं आई फिर। दूसरी बातों की तो समझ आ गई, समझ आ गई। चोर वाली भी दस दो की कहानी है। उन्होंने कहा सर चोर ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦਾएं ਬਾएं, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੰਘਦਾ रेशा। खांसी, रेशा, बलगम, दमा,
वो खंगदा है। और खांसी रात को ज्यादा होती है ऐसे लोगों को बिल्कुल बनिस्बत दिन के। दिन के। तो उसने कहा वो रात को पूरी पूरी रात खांसता है, तो चोर समझता है कि इसके घर में जाग कोई रहा ना कोई जाग रहा है, दीवार फैलाऊंगा तो फंस जाऊंगा, है। शोर पड़ेगा, काबू आ जाऊंगा, वो इसीलिए चोरी नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब चावल खाने तो फिर है जो हमारे पाकिस्तान में इतने ज्यादा उगाए जाते हैं, बाहर भेजे जाते हैं, बासमती राइस, सर इस तो वक्त इसका चावल में आर्सेनिक आ चुका हुआ इस इस वक्त। आर्सेनिक आ चुका एक नंबर 2, कितने लोग हैं जो चावल की पिच निकाल के खाते हैं और कितने हैं जो है। पिच समेत खाते हैं ना, इसको भी देखें। तरीकेकार क्या है अच्छा खाने का? लोग अब कहते हैं, कमेंट्स लिखेंगे लोग, मैं पहले जवाब दे देता हूँ, मुझे पता है इनकी नफ्सियात का कि इन्होंने क्या करना है। मिसालें आएंगी आपके कमेंट्स के नीचे कि बांग्लादेश बहुत खाता है। ओ भाई बांग्लादेश खाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, चाइना खाता है, कोरिया खाता कोरिया है, खाता है, थाईलैंड खाता है, मलेशिया खाता है, सिंगापुर है, हांगकांग है, जापान खाता है। जापान खाता है। ये सारी जगहों पे मैं भी 12 दफा विजिट करने गया हूँ, जी। होके आया हूँ। जैसे वो खाते हैं फिर आप भी खाओ ना। कैसे खाते हैं वो? चावल उबालते हैं, व्हाइट राइस उबाल के पिच निकाल दी, उबले हुए चावल। अब हम क्या करते हैं और उनको फर्क देखिएगा, हम मिसाल तो दे देते हैं उनकी। ये सारे के सारे मतलब मैं जिन भी इन मुल्कों में गया हूं, जी। इतना बड़ा ना सर, इतना चौड़ा और इतना लंबा एक मछली का पूरा एक मछली होती है, और वो फ्राई हुई हुई, डीप फ्राई नहीं करते, वो बड़ी थोड़े से स्टिर फ्राई जिसे। हाँ उस तरह। और वो उन्होंने पूरी चावल कितने होंगे आपके पास, छोटी सी एक कटोरी टाइप चावल होंगे, और उसके ऊपर पूरा एक मछली का पीस आपके लिए होगा, और मछली तोड़ के उस चावल के साथ खाते हैं। ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ वहाँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ऐसे। आ, वो इसी तरह वो वहां पे रोटी मिलना बहुत मुश्किल है, रोटी मिलती है लेकिन बहुत कम, तो मुझे भी खाने पड़ जाते हैं कभी वहां पे। तो वो जितना उसके साथ फिश इस्तेमाल होती है ना, क्या हम करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो अच्छा ऊपर तड़के लगा देते हैं। हमारे बड़े क्या करते थे, चावल बॉयल होता था, एक तो ये आर्सेनिक और इस तरह वाला नहीं था उस दौर में, दूसरा ये होता था कि चावल के ऊपर दूध और शक्कर डाली जाती थी। अच्छा, दूध चावल। दूध शक्कर डाल के चावलों की, वो ये होता था कि जो दूध, अच्छा पहली बात तो है कि 80-85% उसमें से जो पिच है वो निकल वो गई, निकल गई। और उसके बाद पीछे रहेगी 15-20% चावल में उबले हुए। दूसरा उसको दूध डालते थे, तीसरा उसके ऊपर शक्कर डालते थे, शक्कर तो डाल। उसकी तजाबियत नहीं होने देता था, अच्छा, सही। बैलेंस हो जाता था। बैलेंस हो फिर जाता। मूंगी की दाल छिलके वाली पतली बना के उसके ऊपर डाली जाती थी, हम्म। काले चने शोरबे वाले बना के उसके ऊपर डाले जाते थे। उस वक्त बताएं ये ब्रायलर श्रॉयलर किधर था? अब तो हम चले गए इसके ऊपर के बाजी हर वक्त बिरयानी। कौन सी बिरयानी? आप यकीन करें कि बिरयानी का नाम लेना शुरू कर दें तो हमें, मुझे और आपको, बल्कि जो बिरयानी लवर्स है ना, बड़ा बिरयानी खाते हैं, टका के खाते हैं, आप उनसे भी पूछ लें तो किसी को इतनी बिरयानियों का नहीं पता होगा जितने आप किसी मॉल में किसी ग्रोसरी वाली बड़ी दुकान पे चले जाएं तो आपको जरा उस एरिया में जाएं जहाँ डब्बों के मसाले पड़े, मसाले पड़े तो हैं। आप यकीन करें कि आपको कोई घर वाले भेज देना कह के कि आपने बिरयानी मसाला लाना है, बॉम्बे तो बिरयानी, सर सिंधी यस बिरयानी, आपको, लक्ष्मी बिरयानी। यस आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि यार मैंने कौन सी बिरयानी का डब्बा लेके जाना है, यानी इतनी बिरयानियां। और बिरयानी बड़े शौक से लोग खाते हैं, उसमें दीगर मुकव्वियात भी होती हैं, दालचीनी भी होती है, मसाले होते हैं। फिर बिरयानी में तो उबाले हुए चावल आते हैं, उबले हुए चावल ही आते हैं, तो वो भी नुकसानदेह है। डाला क्या आपने, या बीफ डाला हुआ है या चिकन डाला हुआ है, चिकन डाला हुआ है। आप पकाएं ना, अगर चावल पकाने हैं तो बॉयल करके चावल, उसके बाद आप उसको बकरे का गोश्त लें, उसकी यखनी बनाएं, और फिर उस यखनी में आप चावलों को जरा वो पुलाव टाइप यखनी वाला पुलाव करें। हाँ कोई बैलेंस तो करें ना आप। सही। अच्छा अब ये आपने बात की थी पहले कि बकरा का गोश्त महंगा है, जी, बकरे का गोश्त महंगा है वो इतना। ठीक है। और दूसरा फिर वहां पे उसमें पानी डाल देते हैं, अच्छा पानी वाला गोश्त हो आप जाता मुझे है। ये बताएं कि एक घर में अगर बिरयानी बननी है तो अगर उन्हें 2 किलो चावल मंगवाए हैं या 1-1.5 किलो चावल मंगवाए हैं, तो क्या कम से कम एक मुर्गी या 1.5-2 मुर्गियां तो आती हैं ना? हाँ, कितने की आ गई? लगा लें 1500 की आ गई। ठीक है, 1500 2000 उस पर खर्च हो गया,
और इतने का ही अगर आप बकरे का गोश्त ले आए, आधा किलो नहीं आएगा, आधा किलो आ जाएगा आ बकरा जाएगा, गोश्त, हाँ। उसकी यखनी बना लें। हम्म। आप उसमें डालें हाँ जरा 10-12 गिलास पानी। बोटियां नहीं ना आती सर। सर फिर बोटी खाओगे, बोटी ये तो खाओगे, लड़ाई है हमारे घरों में। बोटी खाओगे तो फिर औलाद क्या बनेंगे ना, फिर बोटियां खा के देख लें क्या बना हुआ है। फिर हाँ, बोटियां आपकी कोई और नोच रहा है, ये नोच बात। रहा है, वो हमें नहीं अंदाजा। हम खुद अपनी बोटियों को नोच रहे हैं, दबा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं। वो कपड़ा लेके मर्द औरतें अपनी टांगों पे जोर जोर की बल डाल के वो कपड़ा लपेट के बांधी हुई होती हैं उनको कि मुझे दर्दें हो रही हैं, दर्दें हो रही टीसें पड़ हैं, रही हैं। जोड़ों में दर्द हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बीबीसी की पिछले दिनों रिपोर्ट पढ़ के मैं बड़ा परेशान हुआ। अंडर 14 बच्चों के अंदर शुगर, डायबिटीज़ के मसाइल है। इतनी ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स आगे में डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा आम हो गई हुई है कि हशर हो चुका हुआ है। हर दूसरा बंदा डायबिटीज़ से लड़ रहा है। हर दूसरे बंदा कह रहा है यार मैंने तो शुगर हो गई है। इतनी आम कैसे हो गई सर? हमारा मुआशरा इतना देखें बीमार कैसे पड़ गया? 1984 में, 1984 में पूरी दुनिया में अकॉर्डिंग टू WHO जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ 3.5 करोड़ तादाद थी पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों की। हम्म, और एक डायबिटिक एसोसिएशन थी, हम नाम नहीं लेंगे, एक डायबिटिक एसोसिएशन थी जो उस वक्त चल रही थी और वो कहती थी कि जब आपकी शुगर लेवल जो है वो 240 250 इस तरह था, और वो कहते थे जब आपकी 250 से ऊपर जाए तो फिर आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी, सही। अदर देन अदर देन नहीं। नहीं। उसके पैरेलल एक एसोसिएशन और बनाई गई, उसको किसी ने फंडिंग की और वो एक एसोसिएशन बनी और उसने क्या किया कि वो इसको ले आई 180 पे, अच्छा, फिर वो ले आई इसको 140 पे। कि 140 भी हो जाए तो दवाइयाँ खाओ। सर सुनिए तो सही ना, अभी फिर ले आई उसको 110-20 पे, अब वो इसको 90 के ऊपर लाने के चक्कर में है। अच्छा। यानी उनके एक फैसले से, एक रात के फैसले से अगले दिन करोड़ों तंदुरुस्त लोग जो थे वो मरीज बन गए थे। इस वक्त पूरी दुनिया में तादाद पता है कितनी है? 60 करोड़ से तजावज कर गई है। पूरी दुनिया में 60 करोड़ से ज्यादा मरीज जो है वो इस वक्त वो शुगर के हैं। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में इस वक्त 5.5 करोड़ से जायद मरीज रजिस्टर्ड हैं और शुगर के, और 5.5 करोड़ मरीजों के साथ पाकिस्तान जो है वो छोटा सा मुल्क, ये एक मंडी बना हुआ है दवाइयों की मरीजों के हवाले से। नंबर इससे भी और एक आगे चलते हैं, एच पैलोरी एक बीमारी है, हेलिकोबैक्टर पैलोरी मैदे के लिए। पूरी दुनिया में इस वक्त दुनिया की तादाद कितनी है इस वक्त? 8 अरब के। एच पैलोरी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी, ठीक है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में 8 अरब तादाद है तकरीबन लोगों की, इंसानों की, जितने भी दुनिया में, उसमें से 5 अरब लोग जो हैं वो एच पैलोरी का शिकार हो चुके हुए हैं। और अभी भी मैं ना कहूं, अपने रब का पैगाम आपको ना दूं कि बैक टू नेचर, बिल्कुल। सर 3 से 5 करोड़ सालाना लोगों का इजाफा हो रहा है आपके हेपेटाइटिस का, जिगर का। 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। ओहो, ठीक है। उसके बाद आपके जो डायलिसिस हो रहे हैं, जिसको आप हेमोडायलिसिस यानी जिसको गुर्दे वाश करना कहा जाता है, इट्स टोटली रॉन्ग कि ये गुर्दे वाश, आज तक पूरी दुनिया में किसी के गुर्दे वाश नहीं हुए, सब ब्लड वॉश मशीन आपका खून साफ करती है। हाँ। और पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों के रोजाना जो है ना वो किडनी वॉश जिसको वो कहते हैं डायलिसिस, बेसिकली वो हो रहे हैं। तो हम तबाही के इस दाने पर पहुंच के हमने कब मुड़ना है? कब? बिल्कुल। 5 अरब आबादी इस वक्त सिर्फ दुनिया की 8 अरब में से मैदे की, एच पैलोरी का। अब मैदे में अल्सर जख्म हुआ, उसके अंदर एसिडिटी एसिड पैदा हुआ और वहां से एक जख्म और तफन हुआ और उसमें फिर
जैसे जख्मों में पीपा रेशा पड़ता है वो हुआ, फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के छोटे बैक्टीरियाज कीड़े होते हैं, एच पेलोरी, IgA, IgG, IgM, ये पैदा हो जाते हैं। ये खाई हुई खुराक के साथ मिक्स हो जाते हैं, आगे चलते हैं, खुराक मैदे से जिगर में गई, मेटाबोलाइज हुई, खून में चली गई, ये खून से जिगर से निकले दिमाग की तरफ आए, पहला पैनिक अटैक यहाँ पे आया, बैक साइड, ये साइडें दोनों, बैक साइड कंधे और पूरी बॉडी के साफ खिंचे, आपको डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा, ये सारे मसाइल, क्योंकि खून फिर वहां से दिल की तरफ आता है। जितने लोग इस वक्त साइकोट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, या जो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल्स में, या जिनको जिन भूत जादू टूना साया पूत प्रीत पता नहीं क्या कुछ, ये सारे के सारे नफ्सियाती मसाइल, उजलाती पट्ठों के मसाइल, ठीक है, बे औलादी में भी एच पेलोरी का बहुत बड़ा अमल दखल हुआ पड़ा है। तो ये सारे लोग जो हैं, यानी जो बाथरूम में बैठते हुए डरता है, कुंडी नहीं लगाता, खुदकुशी करने की कोशिशें और खुदकुशी कर गए बहुत सारे लोग, इस तरह की पोजीशन वाले सारे ये एच पेलोरी का शिकार है। मेरे एक केस मैंने पढ़ा था कि उस एक लड़की थी, उसने अपने बाल काट लिए और उसको पता ही नहीं मैंने अपने बाल काट लिए। ये क्या मतलब, ये डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, या ये दिमागी कोई प्रॉब्लम है? देखिए, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये जो कहते हैं एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। आज एक पेशेंट मैंने देखा तो मुझे कहता जी, मुझे एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि तुम्हें दिल की वजह से तुम्हारे मैदे में खराबी है। अच्छा। मैंने कहा कि खुराक मैदे से दिल की तरफ जाती है या दिल से मैदे की तरफ आती है? वो कहता है जी, दिल की खराबी की वजह से तुम्हें मैदा खराब होता है। मैंने कहा चले फिर यूं हो सकता है कि वो जो दिल की दवाइयां खिला रहा है वो मैदे में जा रही है, तो फिर ऐसा हो सकता है। अदर देन ऐसे तो नहीं है। हम मैदे के साथ कर क्या रहे हैं सर? आप देखिए ना, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, सूरह काफ में, साहबे काफ, और वहां पे जो बात हुई, वहां पे वो कहते हैं कि भाई जाओ, अपने में से एक को जाओ, भेजो कहाँ, शहर की तरफ, और वो तुम्हारे लिए क्या लेके आए? खाने पीने की चीजें लेके आए, तुम्हें भूख लगी है। और वो कहता है कि मतलब वो कहते हैं कि अभी तो हम सोई थे, अभी तो आंख लगी थी, अभी ऊँग आई थी। तो जब वो एक बाजार की तरफ जाता है, तो वहां पे कुरान में उसको अल्लाह ने फरमाया कि फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, कि ये उम्दा और तरोताजा लेके आए। अज़का तामन, उम्दा और तरोताजा। हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो कैसी चीजें लेके आते हैं? आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपके घर आ जाऊं, तो रूटीन में जनरल बात है। तो सारे लोग किधर करते हैं, मेहमान आगे, जो बेटा कुछ चीजें ले आओ, 2-5 हज़ार का नोट पकड़ाए उनको, चल भाई किधर जाना है? वो जाता है सीधा बेकरी के ऊपर, वहां से सारे जंक फूड, फ्रोजन फूड, सारे वो मैदे की बनी सारी आइटम्स, इस तरह की वो पैटीज आ रहे हैं, केक आ रहे हैं, निमको आ रही है, लटरम पटरम जो आ रहा है, वो इतना जो भी गंद बला उसके आगे रख दिया है, मेहमान भी खुश है, ਅਸੀਂ भी खुश है। हालांकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वैसे जहमत बनाता है। अच्छा, वो भी जो आ रहा है, वो एक केक उठाता है, एक केक सर, अब वो जो 2 पाउंड का केक का था ना, वो श्रिंक हो गया, 1.5 पाउंड का रह गया, 1.25 पाउंड का। और वो केक इस वक्त कितने का सर? 2500, 2800, 3000, 3500, 4000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500 लगा लें आप, कम से कम यहाँ से ऊपर स्टार्ट होता है। अब मुझे ये बताएं, 1500 का फल लेके जाए हैं उसके घर में, या 2-3 हजार रुपए का आप केक लेके जा रहे हो, कोई और तरह फल ही ले जाओ अच्छे वाला, तो आप उसके लिए यार फल लेके जाओ, तो किसी विटामिन की जरूरत है हमें? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने सर फितरत और कुदरत जो आपको विटामिन दे रही है, मुझे ये बताइए किसी को विटामिन की जरूरत है? जो अगर जरूरत है तो आप फितरत और नेचर से लेना। अच्छा, जो विटामिन की गोलियां हैं, हम अब मैं आगे चल के आपसे ये सवाल करूंगा वैसे, लेकिन आपने अगर फ्रूट से विटामिन का जिक्र किया है, नेचुरली विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं? जरा ये भी नुस्खा बता दें, कोई घर के अंदर रेमेडी बना लें हम, कि हम हमारे तमाम तर विटामिन्स हमें मिल जाएं, पूरे मिल जाएं हमें। एक कमाल की रेसिपी देता हूं आपको, जरा कर लें। आपने एक पाव शहद लेना है। शहद कौन सा? कोई भी सीडर,
सीडर हनी या किस किस्म का हनी लेना है हमने? सर शहद जो शहद है, बाकी जितना भी है कुछ है, ये सारी बिल्कुल मार्केटिंग और वो अपनी चक्कर है कि अच्छा, कौन किस तरह से अपनी हर चीज बेचने के लिए, अपना चूरन बेचने के लिए हर कोई अपने ठीक। उसकी बात करता है। शहद ले लिया हमने। एक पाव शहद ले लिया ठीक। और एक पाव आपने जो है ना वो बादाम की गिरी लेनी है। बादाम साबुत लेके आने, छिलके वाले, छिलके वाले और बादाम। उसको तोड़कर आपने फ्रेश गिरी निकालनी है। ठीक। गिरी निकाल के उसका वजन आपने करना है, वो वजन आपका एक पाव हो। एक ठीक है, पाव बादाम ले लिए, एक पाव बादाम हो गए, एक पाव आपके पास शहद शहद आ हो गया। गया, और एक पाव आपने खजूरें लेनी है जो नरम हो, कोई नरम वाली, कोई खजूर भी हो, नरम वाली हो, और उसमें से गुठली निकाल के अलग कर दें, और गुठली निकालने के बाद आपने उसका वजन करना है एक पाव। ठीक, ठीक। तो अब आपने एक चट्टू-बट्टा लें, ठीक, मदानी। इसको हाथ से करना है, और चट्टू-बट्टा लेके आपने उसके अंदर जो है वो खजूरें, वो जो गुदा, और उसके बाद जो बादाम की गिरी थी जो फ्रेश निकाली थी तोड़ के, आपने ये दोनों को कूट-कूट के एक दूसरे के साथ यकजान कर देना है कि ना आपको बादाम की गिरी का पता चले, ना खजूर का पता चले। ठीक है। इस तरह यकजान वो हलवा सा बन जाए। ठीक है। बारीक पीस दें उसको उसमें। ठीक है। उसके बाद आप वो जो शहद आपके पास था, आप एंड पे उसमें शहद डाल के तो आप उसको किसी बड़े चमचे के साथ उसको अच्छी तरह उसमें मिक्स कर दें। तीनों चीजें यकजान हो गई। आप इसको किसी शीशे के जार में डाल के आप इसको रख लें। 1 चम्मच इसका सर सुबह, 1 शाम। छोटे बच्चे हैं तो टीस्पून, ठीक। बड़े हैं तो आप टेबल स्पून, और इसके साथ आप उसको एक मग या 1 गिलास गरम दूध, नीम गरम दूध दें साथ। ठीक है। आप 1 हफ्ता 10 दिन आप इसको करके देखें। आपके इतने को दुख दूर हो जाएंगे जिस्मानी तौर पे, जो आप हैरान हो जाएंगे। सही। यानी एक खातून, मुझे याद है मेरे जानने वाले थे, तो मैं उधर उनकी तरफ गया, दोस्त थे मेरे, एक अतीक नाम था उनका, अतीक अतीक भाई जो है ना, ये PIA में होते थे, आजकल कहीं अमेरिका चले गए, बड़ा अरसा हो गया। मैं उनको बड़ी देर से तलाश कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन भी मुझे किसी ना किसी दिन किसी वीडियो से वायरल होने पे कहीं मिल जाएंगे। सही। अतीक भाई की जो मिसेस थी ना, उनके एक बच्चा पैदा हुआ, तो मैं उनके घर गया ना उनको मिलने और वो मुबारकबाद देने और कोई बच्चे को गिफ्ट देने के लिए फैमिली के साथ। तो उनकी वालदा ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी वालदा मुझे कहती हैं कि बेटा ये ना तुम्हारी बहन भाभी जो है ना, इससे उठना चलना फिरना बड़ा मुश्किल है, वीकनेस बहुत है, तो डॉक्टर ड्रिपें लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं इस तरह ये ताकत पाएगी, फलां है, वो घर आके लगा जाता है। मैंने कहा उससे माजी ताकत नहीं आएगी, आप इसको यखनी दे बना के। कहती यखनी ये मुंह बनाती है देसी घी और उसकी वजह से। मैं क्या पिलाएं इसको। फिर मैंने ये वाला नुस्खा उनको दिया कि मैं क्या ये 3 चीजें इस तरह से करें। उन्होंने कहा जी कि आप ना बेटा ये आप बना दें। मैं कहा अच्छा मैं बना देता हूँ, कौन सा मुश्किल है। ठीक है। मैंने बना के उनको वो चीज गिफ्ट की। ठीक। सर दूसरे दिन या तीसरे दिन, तीसरा दिन था, तो वो माँ जी का मुझे फोन आया और मुझे कहती हैं आप मेरे घर आ सकते हैं जरा। अच्छा। मैंने कहा मैं पेशेंट देख रहा हूँ। मेरा हॉस्पिटल और उनका घर जरा बिल्कुल करीब करीब था, करीब है। तो मैंने कहा हाँ मैं आ जाता हूँ। तो मैंने एक पेशेंट देख रहा था, मैंने वो पेशेंट देखा, दूसरा अंदर आना था, तो मैं बीच में से निकल के, तो मैं 2 घर छोड़ के साथ ही वो उनकी रैश थी, मैं उनके घर चला गया। बेल दी, दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया, माँ जी को सलाम किया, तो मैंने कहा जी बताएं। कहती वो जरा इसको देखना, जरा इधर आओ। मैंने कहा क्या। कहती कमाल की आपकी ये चीज थी ना। मैंने कहा क्या हुआ। कहती हैं वो ना, उनका नाम लेके कहती हैं भाभी का, कि वो देखो सामने। अच्छा मैंने देखा तो वो वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धो रही थी, जिससे उठा भी नहीं जा रहा था, जिससे उठा नहीं जा रहा था, जिसमें एनर्जी ताकत नहीं थी। और कितना दिन उन्होंने आपको अच्छा आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त ना, ये आजमाई हुई बात है, बहुत सारे मरीज इस वक्त घरों में या हॉस्पिटल्स में वो पड़े हुए हैं, यानी नींद बेहोशी गनूदगी में पड़े हैं, सेमी कोमा में है या कोमा टाइप में।
और कुछ खा पी नहीं रहे और बिल्कुल उन्हें पता नहीं कहाँ पड़े। आप सर सिर्फ खजूर ले लें और खजूर को किसी खर्ल में डाल के हुँ, उसको अच्छी तरह उसमें रगड़ के ना, उसकी रगड़ाई करके हुँ, थोड़ा-सा अर्के गुलाब डाल लें उसमें अच्छा, और उसको अच्छी तरह खर्ल कर लें। अर्क ना हो, गुलाब का अर्क ना हो तो पानी डाल लें ठीक। और उसमें उसको खर्ल कर के ना अच्छी तरह उसको बिल्कुल ऐसे मैश कर दें उसमें हुँ, कि वो बिल्कुल पानी टाइप लिक्विड बन जाए। सही। तो अब वो वाला जो ये बनेगा ना, जो मैश हुआ हुआ, हुँ, आप ये उसको जो बिल्कुल नींद बेहोशी में, गनूदगी में कई दिनों से वो सेमी कोमा या कोमा टाइप में पड़ा है या वो बिल्कुल होश ही नहीं कर रहा और उठ नहीं रहा, हुँ, आँखें नहीं खोल रहा। आप सिर्फ़ ये खजूर वाला जो मैंने आपको बताया सिंपल, सिंपल। कि उसको इतना क पानी या उसमें अर्के गुलाब में खल कर के उसको मैश कर दें कि वो बिल्कुल ऐसे लगे कि खजूर है ही नहीं इसमें। ये शीरा टाइप बन जाए, खजूर इतनी आपने करनी है। करनी है। आप ज़रा उसको पिला के देखें। सर वो बंदा अल्लाह के फ़ज़ल से उठ के बैठ जाएगा। सर, ये जो आपने नुस्ख़ा बताया है, इसमें खजूर है, शहद है, अच्छा इसमें फिर ये भी आ जाता है कि जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए तो ये नुस्ख़ा नहीं है और शुगर हो अगर कोई बंदा ज़्यादा खा ले, तो वो उसको शुगर के भी मसाइल हो सकते हैं। देखिए सर, बात ये है कि शुगर वाला जो पेशेंट है ना, इसको जो इसका परहेज़ है ना, वो सिर्फ़ एक ही बात है। हुँ, एक जुमला छोटा-सा। वो मीठी चीज़ें जो अल्लाह ने नेचुरली कुदरती पैदा की हैं, हुँ, ये वो खा सकता है। खा सकता है। शुगर का मरीज़ जी, खा सकता मतलब है। कि शक्कर, गुड़, शहद सर शहद खा सकता है, गुड़ शक्कर इसलिए नहीं खा सकता कि अगर वो प्योरली अ, उसको प्रोसेस जो है वो ये जो रंग काट और वो होते अच्छा, हैं अच्छा, उससे ना किया गया ठीक है, हो। ठीक है, ठीक यानी है। उसको भिंडी के पानी से साफ करके गुड़ शक्कर बनाया गया हो। हाँ। मैं ज़िम्मेदार घर दा पुत्तर हां, राई पुत्तर हां, ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਅਗਰ ਉਹ ਬਣੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ ਜੇ। हुँ, ऑर्गेनिक है प्योरली। और ऑर्गेनिक अगर सोडा ला के रंग काट ला के उन्होंने साफ किया गया है, तो फिर वो केमिकल से प्रोसेस से फिर कुछ ना कुछ फिर ऑर्गेनिक नहीं रहा ना। बीच में गाँव ज़ुबान भी डाल दी। बहुत कुछ है। अच्छा, अब वो जो है ना, आप शहद ले लें, आप जितने फल हैं, हुँ, सारे फल शुगर का मरीज खा सकता है, लेकिन तरीका ये होगा कि एक दिन में कोई एक फल, एक फल खाना, ठीक है। यानी आप मैंगो लेना चाहते हैं तो एक दो मैंगो, लेकिन मैंगो दरख्त का पका हुआ हो, हुँ, खुद ना पकाया हो। खुद ना पकाया हो मसाले से। हुँ, अच्छा, दूसरी, अब मैंगो इंडिया के अंदर एक रिसर्च जो है वो हुई है, वहाँ पे जो आयुर्वेदिक्स हैं उन्होंने हिम्स वालों ने हुँ, जो है वो शुरू किया, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं उनके पास, उन्होंने वो शुरू करवाया तो उन्होंने मतलब दरख्त के पके हुए आम अच्छा। टका के खिलाए हैं शुगर के मरीजों को और शुगर ठीक हुई है और वो इम्प्रूव की है, लेकिन दरख्त का पका हुआ। दरख्त का पका हुआ, अच्छा, दूसरी बात आ गई कि जो भी फल लेना है वो कोई 1 या 2, मतलब अगर कोई छोटे साइज़ में कोई चीज़ है, आड़ू है तो 2 खा सकते 2 हैं, खा सकते हैं। मैंगो है तो 1-2 खा सकते हैं। हुँ, अगर आपके पास वो किन्नू मौसम्मी है तो 2 ले सकते हुँ, हैं, मौसम्मी है तो 2 ले सकते हैं और इसी तरह से अंगूर है तो एक छोटे साइज़ का गुच्छा ले सकते हैं। अब यहाँ पे कोई और भी कमेंट करेगा बैठ के, हुँ, हुँ, वो कहेगा फिर भाजी तुसी किहा सी एक फल कोई एक दिन च, ते ਉਹ फिर कहेगा मैं तरबूज कल्ला ही खा ਲਾਂ। तरबूज कल्ला ही खा के तो बात ये है कि तरबूज कोई भी अकेला नहीं खा सकता, हाँ, आपको उतना ही लेना है जितना आप खा सकते हैं। सो जो ऑल द नेचुरल स्वीट्स जो अल्लाह ने पैदा की हैं, हुँ, सर वो आप खा सकते हैं। और वो मीठी चीज़ें जो इंसान पैदा करता है, हुँ, वो नहीं वो खा सकता, नंबर 1। सही। और नंबर 2, वो तमाम चीज़ें जो वो शुगर फ्री और डाइट समझ के ले रहा है, वो उसकी चीनी चीनी वाली चीज़ों से ज़्यादा नुकसानदेह है, हुँ, लेकिन वो ले रहा है। ले रहा है। जैसे कैंड्रोल है, सुकराल है, सुक मुख्तलिफ चीज़ों से बिल्कुल। बनी हुई। ये सारी की सारी जो है ना, ये स्क्रीन है हुँ, और स्क्रीन जो है ये इसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत चीनी के। 2-4 चीज़ें जो मैंने आपसे लाज़मी पूछनी है। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि बच्चों क में अंडर 14 शुगर क्यों हो रही है? डायबिटीज़ क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने छेड़खानी फितरत के साथ की हुई है। जैसे हम खेत में हल चलाते हैं और बीज बोते हैं और उसके बाद फिर हम उस खेत को, उस फसल को उगने तक इंतज़ार भी करते हैं।
और उसके बाद फिर जो है उसकी बड़ी मेहनत और वो तवज्जो भी देते हैं कि नहीं देते। किसान मेहनत पूरी करता है, रात हो दिन हो, आंधी हो तूफान हो, कुछ भी हो, किसान की अजमत को सलाम, जितना बिल्कुल। वो मेहनत करता है उसका उसको हासिल नहीं मिल रहा। उसका हासिल कैसे मिलेगा? अगर आप बीच में से ये जो आड़ती है ना, जो आड़त बना के बैठा है, इसको बीच में से निकाल दें तो किसान को भी कुछ मिलेगा। वरना किसान मेहनत करके कमाता है, टके की चीज लेता है आड़ती, और आड़ती फिर उसके बाद उसको 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 टके की लेके उसको आगे 100 में बेचता है। दूसरी बात आ गई कि वो जो चीजें उगा रहा है या मेहनत कर रहा है, उसका फर्क, और कितनी मेहनत करता है वो अपनी उस फसल के ऊपर, क्या उतनी मेहनत एस बाप मैं अपनी खेती, जिसको कुरान में अल्लाह ने सूरह निसा में कहा, और भी 2-4 जगहों पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, इनमें जब चाहो जिस तरह से चाहो हल चलाओ, ठीक, और ये तुम्हारा लिबास है, बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर हम उन खेतियों के साथ क्या कर रहे हैं? हमने तो वो खेतियां दांव पे लगा दी हुई हैं, यानी बच्चा अमल हुआ नहीं, तो हमने कहा कि बस ठीक है, जैसा गुजारा हो रहा है खाओ, बस ठीक है। अच्छा। फिर किसी के कहने पे हमने उसको रेस्ट कराना शुरू कर दी कि बेड रेस्ट करा दो। कोई बेड रेस्ट नहीं है उस औरत के लिए। जिसको आप बेड रेस्ट पे डाल देंगे, वो 9 महीने बाद बच्चा कैसे पैदा करेगी? सजेरियन होंगे। दूसरी बात, ये जो हम मल्टीविटामिन्स और विटामिन्स और कैल्शियम और इस तरह की चीजें अंधाधुंध दे रहे हैं, सर टोटली रॉन्ग। ये फितरत की है, ये तो इंसान ने बनाई है। और वो औरत जिसको आप 9 महीने तक लेडी डॉक्टर के हत्थे चढ़ा दिया, और वो फिर हर हफ्ते जाओ, 15 दिन बाद जाओ, जब जाओ अल्ट्रासाउंड, जब जाओ अल्ट्रासाउंड, इतने अल्ट्रासाउंड। किसी जानवर का आज तक सिजेरियन हुआ है? ढूंढे हैं जरा। हमें सुनने को मिलता है कि ये जो दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, माएँ वो नहीं रही, खुराकें वो नहीं रही, वगैरह वगैरह। खुराक में मसला आ रहा है, या जैसे पैकेज फूड बच्चे खा रहे हैं, ले अपना सर सबसे पहले देखें, सबसे पहले जब वो बच्चा माँ के मादरे रहम में बतन में आया, तो माँ क्या खा रही है? माँ क्या खा रही है? सही है बात। पहली बात तो ये जो हम कहते हैं ना, ये पैदाइशी तौर पे ऐसे है, ये बाई बर्थ ऐसे आया, ये विरासती मरूसी जेनेटिक बीमारी है। सर मेरा अल्लाह कुरान में इसका फैसला दे चुका वक़्त और कसम चुक के मेरे अल्लाह ने आख्या है, सूरह व-तीन है, तर्जुमे से पढ़ लें, व-तीन व-ज़ैतून व-तूर सीनीन व-हाज़ल बालदिल अमीन। वाव से काम शुरू हो रहा है, गौर करना पड़ेगा ना। जो अल्लाह की कलाम या उसकी बातों पे गौर व फिक्र करते हैं। अब एक सूरह अल-अनकबूत की आयत है, वहां पे अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग हमारे बारे में फिक्र व अमल, फिक्र होता है थॉट, सोचना, फिक्र, गौर, फिक्र व अमल, अमल कहते हैं प्रैक्टिकली। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग हमारे बारे में फिक्र व अमल की सलाहियतों को सर्फ करते हैं, हम उन पर अपनी राहें खोल देते हैं। तो अल्लाह ने, मैं जब इस पे गौर करता हूँ सूरह व-तीन के ऊपर, तो मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह जो है ना, वो और भी चीजों की कस्में उठाना चाहता था, पता नहीं कितनी चीजों की। तो अल्लाह ने वो पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट होगी, वो जितना बड़ा रब है उसकी लिस्ट कितनी होगी, ऐसे ही। तो अल्लाह ने उसको इन शॉर्ट किया, शॉर्ट लिस्ट किया, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद कुछ चीजें परे करके, तो अल्लाह ने फरमाया और इंजीर की कसम, इंजीर की कसम। ठीक, पहले कितनी चीजें थी ये अल्लाह मेरा बेहतर जानता है, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने वो चीजें साइड पे कर दी और अल्लाह ने फरमाया और इंजीर की कसम, और जैतून की कसम, और तूरे सीना की कसम, और बलदिल अमीन, अमन वाले शहर बलद की कसम। मक्का का पुराना नाम बलद भी रहा है, मक्का का एक नाम माद भी रहा है, ठीक है। मक्का जिसको हम कहते हैं, कुरान इसको बक्का कहता है। अच्छा, कुरान के अंदर एक आयत है, सूरह अल-कसस की आयत नंबर 84 है, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान लराद्दुका इला माद। मेरे महबूब, मेरे आखिरी नबी अल्लाह के, वो जब हिजरत करके मदीना आ गए तो बड़ा सोचते थे कि हम कब अपने वतन जाएंगे, मैं अपने भाई घर, अपने वतन, अल्लाह के उस घर में कब जाऊंगा। तो वही आ गई, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान लराद्दुका इला माद, यानी अल्लाह ने फरमाया कि बेशक वो अल्लाह जिसने तुम पर कुरान फर्ज किया, वो तुम्हें फिर ले जाएगा उस मक्का में
उस माद में, माद भी मक्का का पुराना नाम रहे, 27 नाम रहे मक्का के पूरे माद में, यानी माद अरबी में कहते हैं जाए मरूद पैदाइश नबी आखिरुज़्ज़मा, यानी जहां पे आखिरी नबी पैदा हुआ तो वो भी मक्का है। तो अल्लाह ने कहा कि बेशक वो अल्लाह जिसने तुम पर कुरान फर्ज किया वो तुम्हें फिर ले जाएगा उस मक्का में, उस जाए मलूद पैदाइश नबी आखिर ज़मां वाली जगह पे जहां तुम फिरना चाहते हो। अच्छा, इस आयत को मैंने यूं भी देखा है कि इसको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ कसरत से पढ़ें। मेरा अल्लाह सर आपको, सुनने वालों को, सबको इतनी हजें करवाएगा, इतने उम्रे करवाएगा, इतना अपने घर में बुलाएगा, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि कैसे वो बुला रहे। यानी मैंने इसको ये भी देखा। तो अल्लाह ने वहां पे 4 चीजों की कसम उठाई और अगली याद में अल्लाह ने 4 चीजों की कसम क्यों उठाई? ठीक, पहले कसमां चुकी हैं, फिर अगे ओदा जवाब आया लक़द खलक़नल इंसान फी आसान तकवीम, कि हमने इंसान को एहसन तकवीम तख्लीक किया। फिर इसी को अल्लाह ताला सूरह मुल्क में आ जाएं तो अल्लाह वहां पे फरमाते हैं कि जो कुछ मैंने कायनात में बनाया देखो जरा गौर करो, क्या तुम इसमें अपने समेत, क्या तुम इसमें कोई कमी कोई नुक्स पाते हो? अल्लाह बड़े प्यार ना पूछे क्या इसमें तुम कोई कमी या नुक्स पाते हो? फिर आगे अल्लाह फरमाता है फिर देखो, बार बार देखो, क्या तुम्हें कोई कमी कोई नुक्स नजर आया? ये चैलेंज है। और हम यहां बड़े आराम से कह देते हैं कि विरासती है, मरूसी है, जेनेटिक है। हमें अफसोस है आज के उस डॉक्टर के ऊपर जो आपको कुरान की आयात की, हदीसों की नफी करता हुआ नजर आता है। अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बायस रहमत है मोमिनीन के लिए। आज का अगर कोई डॉक्टर, मैं कहूंगा उससे कि उसको गौर करना चाहिए कि मैं किस रब की आयत की किसकी नफी करने की सोच रहा हूं या कोशिश कर रहा हूं। जो वो ये कह देता है कौम को, लोगों को, कि जनाब इसका तो पूरी दुनिया में इलाज ही कहीं नहीं, आप जिधर मर्जी चले जाए कोई इलाज नहीं, इसका इलाज अभी दरियाफ्त ही नहीं हुआ। ओ भाई, तुम्हारे तरीका इलाज में नहीं हुआ ना सही, तुम्हारी अभी तारीख कितनी है, कितनी तारीख है एलोपैथी की? 150 साल तक मैक्सिमम। तो जो नेचुरोपैथी है वो आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना, आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट है। तिब्बे नबी हो गई, तिब्बे कुरानी, कुरान आया, कुरान के अंदर पूरी एक कुरान के अंदर पूरी नेचुरल साइंस मौजूद है मुकम्मल। आपकी जो आज मेडिकल कॉलेज के अंदर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है उसके अंदर जो 7 डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ाई जाती हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, वो एम्ब्रियोलॉजी जो है उसके अंदर वो जो 7 डेवलपमेंट स्टेजेस हैं सर, वो मैं आपको कुरान के अंदर उसी तरतीब से देता हूं। तो डॉक्टर के थलमोर ने कहां से लिखा? कुरान से ना। हम मुसलमान सिर्फ सवाब तक रहे कुरान को पढ़ने में, या हम रहे कि मरने के बाद बख्शिश के लिए, या हम दुल्हन रुखसत करने के लिए ले आए? तो मेरा कुरान इन कामों के लिए तो नहीं आया, मेरा कुरान तो एक ज़ाब्ता हयात है। हमारे घरों में जो ऑयल यूज हो रहा है, एक तो देसी घी है, देसी घी का एक नेचुरल चीज है, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि देसी घी भी नहीं खाना चाहिए। जो ऑयल हमारे घरों में यूज हो रहा है, बासमती ऑयल, ये कितनी बीमारियों को अपने साथ लेके आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे नबी का फरमान है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी, वो बतौर दवाई शिफा। अच्छा, शिफा है। तो जिसमें शिफा का हुक्म आया हो या फरमान हो, उसमें कोई आज का कमबख्त कह सकता हूँ या डी ट्रैक किस्म का नॉन बिलीवर किस्म के लोग जो हैं, ये कहें तो मैं कुछ नहीं उनको कह सकता, वरना अदरवाइज ये है कि उसमें शिफा है। तो जिसमें शिफा का कहा गया हो या हुक्म फरमा दिया गया हो, अब मुझे बताएं कि उसमें आज का कोई अहमक ये कहे कि बीमारी है? अच्छा, मुझे ये बताइए, फिर आपसे पूछता हूँ, कोलेस्ट्रॉल है सर या नहीं सर, बैड ये कोलेस्ट्रॉल, सर गुड नहीं, कोलेस्ट्रॉल? सर नहीं, आप सुने, ये कोलेस्ट्रॉल का भी एक बहुत बड़ा फड्डा है। कोरिया में एक रिसर्च हुई है, 10 साल वो रिसर्च हुई है, 1 लाख लोगों के ऊपर हुई है, और वो पब्लिश हो गई है, पब्लिश हो गई है, जर्नल्स में छप गई है। आपको पता है जर्नल्स में जो रिसर्च पेपर ऐसे थोड़ी छप जाता है, वो छपी है। और 10 साल वो कोरिया में रिसर्च होती रही है। 2008 में मैं भी उसको विजिट करके आया हूँ। 1 लाख लोगों पे, और 3 हिस्सों में लोगों को ग्रुपों में तकसीम किया गया था। एक वो, अच्छा, उम्र कितनी थी उसमें लोगों को जो सिलेक्ट किया गया? कितनी? 14-15 साल से लेके 95 साल तक की उम्र के लड़के, लड़कियां, नौजवान, बुजुर्ग, फिर उसके बाद चाचे, फिर उसके बाद और बड़े अंकल, फिर उसके बाद और आगे अम्मा बाबे आ गए, फिर और ओल्ड एज आ गए, यानी ये सारों को इकट्ठा रखा गया।
और इनको फिर 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया और सब में सारे शामिल थे। हर एज ग्रुप यानी 14-15 साल से लेके 95 साल तक के लोगों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप जो था उनका जो उन्होंने ना वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह चीजें नीचे रखने की वो उनकी कोशिश रही, और एक को मिड में रखा और एक जो था उनको हाई में रखा। ठीक। एंड पे रिसर्च क्या कहती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खुशियां मनाएं। ठीक है, लंबी जिंदगी के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं, ये रिसर्च का वो थीम है एंड का उसका फाइनल। यहाँ पे हमारे कम करने के तुले होते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूं उसमें ये जो जिनका ज्यादा था डेथ रेट सबसे ज्यादा कम उनमें था। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल था, ज्यादा रखा गया, उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर डेथ रेट कम था। और जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को लो रखने की कोशिश की, डेथ रेट उनमें ज्यादा था। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? यहाँ तो दवाइयां बिक रही हैं। आपको पता ही अभी उसकी रिपोर्ट आई है WHO की, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का ऐसा जहां पे अक्सरियत डॉक्टर्स की यानी 90% अबव इस तरह कोई वो फिगर है कि उसमें जो है वो डॉक्टर जो है वो मरीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बल्कि कंपनियों की रिकमेंडेशन पे दवाइयां लिख रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है, उसको मुख्तलिफ हमारे चैनल जो मीडिया हमारे डिफरेंट टीवी चैनल्स और सारे उन्होंने उसको उठाया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वजह है? वजह क्या है? वजह यह है कि आप डॉक्टर हैं या चलें मैं डॉक्टर हूं, आपकी कंपनी है, आपने जो भी प्रोडक्ट बना लिए, मुझे बताएं आप कैसे बेचेंगे? आज तक कोई कभी फैक्ट्री के बाहर लेने गया है? आउटलेट बनी हुई है बहुत सारी फैक्ट्रियों की, कपड़ों की, जूतों की, ये वो लोग डायरेक्ट फैक्ट्री चले जाते हैं, उनकी आउटलेट पे चले जाते हैं, फैक्ट्री के बाहर बनी हुई। आज तक मुझे बताएं किसी मेडिसिन फैक्ट्री के बाहर कोई आउटलेट हो, या लोगों को पता है हमने साला साल दवाइयां खानी है, माइंडसेट है, और वो फैक्ट्री से लेने गए हों? कैसे लिखता है डॉक्टर? कैसे लिखता है? प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और उसको कौन बताता है? आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे विजिट करके देख लें, 10 पेशेंट बैठे होंगे और 35 बार पैंट कोट टाई के साथ मेडिकल रैप, हर कोई आके अपना सलूट मार रहा है और सर मेरी लिखो, सर मेरी लिखो, सर साड़ी लिखो। सर ये बड़ा ज्यादा मेडिकल रैप, इसको कौन देखेगा? इसको कौन पूछेगा? इसको कौन डक्का लगाएगा? ये कभी इसकी जो डोज सुजेस्ट करना है ना दवाई की, ये पता है किसका काम है? ये फार्मासिस्ट का है। और डॉक्टर जो है वो फार्मासिस्ट को साथ रख के बैठ के जरा प्रेस्क्राइब करे, उससे पूछे। अच्छा, मैं कहता हूं पब्लिक एक काम क्यों नहीं करती? आपके पास जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं, आप जरा वो जो प्रेस्क्रिप्शन है, नुस्खा है, वो आप मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेने तो जाते हैं, तो आप वहां जो वो जो भी सेलमैन है, आप उसे कहें कि सर जो आपका फार्मासिस्ट है इसके साथ जरा मुझे एक सेटिंग करनी है। आप उसका नंबर लें उनसे, उनको फोन करें, और यकीन करें फार्मासिस्ट आपकी इस कदर पोलाइट और इतना मीठा सुनेगा आपकी बात, वो खुश हो जाएगा कि मुझे किसी ने इस काबिल तो बनाया, मुझे किसी ने ये तो समझा। आप उसे कहें ना मैं आपको 500,000 रुपया फीस दूंगा, वो कहेगा भाईजान मुश्किल नहीं, आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास इसी मेडिकल स्टोर पे आ जाना इतने बजे। वो कहेगा सर मैं आपको मुफ्त में टाइम दूंगा, मुफ्त में मिलूंगा, इतना वो खुश होगा। बिल्कुल। आप उसको अपनी प्रेस्क्रिप्शन दिखाएं और आप उससे पूछें कि सर ये जो प्रेस्क्रिप्शन मेरे पास है इसमें जो 10, 12, 15, 18 दवाइयां लिखी हुई हैं, आप ये बता दें ये ड्रग रिएक्शन क्या इसमें है कि नहीं। सर आपको लग पता जाएगा कि वो आपको जब गाइड करेगा कि ये तो कितनी दवाइयां किसके साथ नहीं खानी। सर अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल आपका पॉडकास्ट करने से पहले मेडिकल स्टोर गया, मल्टीविटामिन्स पिल्स, कैल्शियम की पिल्स, जिंक अलहदा से पिल्स, फिश ऑयल की अलहदा से पिल्स, मैग्नीशियम की अलहदा से पिल्स, बायोटीन की बालों के लिए, बालों नाखूनों के लिए अलहदा से पिल्स, टी बूस्टर टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों का मेल हार्मोन है उसके लिए अलहदा से पिल्स, मेल फर्टिलिटी के लिए अलहदा से पिल्स, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन उसके लिए अलहदा से पिल्स, वजन कम करने के लिए अलहदा से पिल्स। इतनी ज्यादा पिल्स
और आजकल तो जो लोग जिम भी जा रहे हैं उनको भी वो भी पिल्स ही ले रहे हैं कि ये मेरे फलां उसके लिए, ये क्रिएटिन के लिए ये फलां पिल्स है, ये फलां पिल्स है। मतलब कि ये इतनी ज्यादा पिल्स, फिर बीमारियां मजीद बढ़ती जा रही हैं, दवाइयां लोग बढ़ाते जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही अच्छा हैं। चलें ये इतनी इसको पिल्स ना किस लिए ये इसको खानी आप चाहिए? इसको आप एक और एंगल से हम देखते हैं। आज से अगर हम कोई 20-25 साल या 25-30 साल पहले चले जाएं, पीछे जाते हैं, हम बात करते हैं 90s टू 20 तक के इन बिटवीन का जो एक 10 साल का एक टेनोर बनता है। इस बात पे आपको लोगों के बड़े कमेंट्स आएंगे कि ये बात हमने सच की है। किसी शहर में, किसी भी खित्ते में आप देख लें पाकिस्तान के, लोगों को अपने मोहल्ले से बाहर निकलकर मेन रोड जो होती थी उन पे आना पड़ता था, और एक लंबी रोड के ऊपर आपको, बड़ी रोड के ऊपर आपको शायद 2 या 3 मेडिकल स्टोर मिलते मेडिकल थे, स्टोर मिलते थे। और शाम को, रात को 8, साढ़े 8, हद 9 बजे तक वो बंद हो जाते थे। और उसके बाद अगर आपको कोई इमरजेंसी, कोई मसला बनता था, तो आपको नियरेस्ट या दूर जो भी, अस्पताल आपको जाना था। किसी भी अस्पताल जो सरकारी थे उसके बाहर कोई मेडिकल स्टोर मिलता था खुला हुआ 2-4, तो आपको वहां जाके वो चीज लेनी पड़ती थी। आज आप एक मेन रोड को छोड़ दें, उस मेन रोड के अंदर वाली रोड और उसके अंदर गली और मोहल्लों के अंदर तक आप 3-4-5 किलोमीटर अंदर तक चले जाएं, आपको हर गली मोहल्ले में, आपको हर चौक में इतने मेडिकल स्टोर मिलेंगे। और दो सर जी रश लगा हुआ है, तो फिर लोगों हमें का रश लगा हुआ तो है फिर मेडिकल हमें स्टोर पर। सोचना पड़ेगा ना कि ये बिजनेस है या ये इलाज था। कुरान आपका कहता है कि यहूदो नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, हम किसी दौर में सर इन अंग्रेजों के गुलाम थे या नहीं थे? थे, बिल्कुल थे। थे ना। तो हमें अल्लाह ने एक इल्लामा इकबाल दिया, एक कायदे आज़म दिया, सर सैयद अहमद खान दिए, मौलाना जफर अली साहब दिए, और कई सारी ऐसी हस्तियां अल्लाह ने पैदा की, दी उनको, एक काफिला बना, और हमें एक आजादी नसीब हुई। जी। हुई ना। एक अलग वतन की बुनियाद, आजाद तो हम हो गए। जी। आज हम सर इस वक्त जो है ना, वो हम बायोलॉजिकल बहुत सारी वॉर्स के अंदर फंस गए हुए हैं, और मुझे आप कहने दें तो कौम आपकी इस बात को भी एक्सेप्ट करेगी कि आज हम अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हैं कि नहीं है। बिल्कुल। इससे रिहाई कैसे मिलेगी? आपको सर फितरत और नेचर की तरफ लौटना पड़ेगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है पूरा, बैक टू नेचर। 1 साल पब्लिक जो है, कौम, ये 1 साल वो चीजें सीख ले, सुन ले, और उस पे अमल कर ले। और इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 2 घंटे में, 2 घंटे में मैं आपको पब्लिक सेमिनार कर दूं, और 2-2 घंटे सिर्फ एक दफा में आप 1, 2, 4, 5, 10,000, 20,000, 50,000 लोग आप किसी एक स्टेडियम में भर दें। मैचेस होते हैं, कितना रश होता है। तो इसी तरह पब्लिक को वहां पे इकट्ठा करें, और मैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर सिर्फ 2 घंटे में आपको अल्लाह का निजाम से समझा दूंगा अकॉर्डिंग टू कुरान, और कौम उसके ऊपर सिर्फ लब्बैक कर जाए, कोई एक नुस्खा और हमें बता उस पे 1 साल कौम उस पे अमल करे, तो सर आपकी सेहत का, आपकी हेल्थ का जो बजट है ना पाकिस्तान का, सर ये 70 to 80% विल बी रिड्यूस्ड। सर अभी लोगों में शुगर के मसाइल, लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल, लोगों में जोड़ों का दर्द, लोगों की एड़ियां दर्द करती हैं, लोग फिटनेस लेवल की तरफ लोग फिटनेस की तरफ नहीं जाते, मोटापे का शिकार हैं। मुझे एक नुस्खा या 2 नुस्खे बता दें कि जिनसे लोगों के ये बुनियादी जो मसाइल हैं, जिनसे लोग परेशान हैं, कि हर जवान बूढ़ा अपने घुटने लेके बैठा सर हुआ है, देखें, निजात उससे मिल ओके, जाए। पहली बात तो ये कि ये जो हमने पहले वो बात की ना, खजूर, शहद और जी। बादाम की गिरी वाली, एक तो ये शुरू करवा लें। दूसरी चीज ये है कि आपके जिनके मैदे के मसाइल हैं, गैस, तेजाबियत, एसिडिटी और ब्लोटिंग और मुख्तलिफ मसले हैं, जो राइजिक और इन चीज़ों पे लगे हुए हैं, आपके मुल्क में राइजिक नाम की दवाई जो है ना सर, 2024 में इन प्यारे पाकिस्तानियों ने, मेरे इस वतन के उन लोगों ने जो मासूम है बेचारे, जिनको पता नहीं है, वो पुड़ी सी पानी में घोल के रजिया गुंडों में फंस गई है।
और इन्होंने सिर्फ राइजिक नाम की दवाई सर सिर्फ पाकिस्तानियों ने 8 अरब रुपए की एक साल में खाई है। ओए होए होए, मैदे की दवाई 8 अरब की। और ये वो कोई भी दवाई में देखी जो एंटा एसिड्स हैं, एसिड से बने हुए एंटा एसिड्स हैं। मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर किसी के पाँव के ऊपर तेजाब गिर जाए तो क्या होगा स्किन के साथ? जल जाएगी, जल जाएगी ना, बर्न होगी, जख्म होगा। उसके बाद कोई हमें ये कहे कि वही तेजाब लें और रुई के साथ उसी पाँव के ऊपर उसी जगह पे आप वो तेजाब थोड़ा थोड़ा लगाते रहें और आपका जख्म ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं सर, आपकी अकल क्या कहती है? ठीक होगा जलेगा और बिगड़ेगा, नासूर बनेगा। बल्कि वो तेजाब बार बार उस पे लगाने पे आपका जख्म हर थोड़ी देर में हरा भरा दोबारा से होता जाएगा। अब आपकी मैदे के अंदर जख्म, अल्सर है, एसिड है, एसिडिटी है, और आप एंटा एसिड और उसके अंदर डाल रहे हैं और पीपीआईज डाल रहे हैं उसके अंदर, जो दवाइयां पीपीआईज हैं बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए वो भी। तो मुझे बताइए कि ये पाकिस्तानियों को तो बेचारों को नहीं पता, ये तो फंस गए उसमें। तो वहां जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो इसको मैदे की एच पैलोरी तक ले जा चुके हैं। वो इसको साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के ये नफसियाती मसले, डिप्रेशन की दवाइयां, और वो डॉक्टर कहता है कि नहीं डिप्रेशन की वजह से आपका मैदा खराब है। डिप्रेशन की वजह से खराब हो तो फिर हमारे बड़े बड़े लीडर्स जिनकी सीटें निकल गई हाथ से, वो तो फिर मैदे के सारे ही मरीज तो फिर तो वो मैदे के मरीज होने चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ मैदे की वजह से आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट है, उसी की वजह से आपके पट्ठों पे, दिल पे इफेक्ट है, उसी की वजह से आपके पूरी बॉडी के नर्व सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो है दोनों पे इफेक्ट है। उनमें खिंचाव आता है तो फिर आप कहते हैं मोरों के मसले हैं, उसी की वजह से आपके जोड़ों के मसले हैं, उसी की वजह, मसले ही मसले हैं सर सारे के सारे। आपको वहां से सिर्फ एक चीज को आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक कर दें किसी का, खाना पीना, ऑल द ये जो इन्वेस्टिगेशन क्या टूल्स हैं जिसमें सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, फेब्रोस्कैन है, मेमोग्राफी है, क्लोनोस्कोपी है, एंडोस्कोपी है और उसके बाद बायोप्सी है। ये 8 मैंने आपको बताए हैं जिसको मेडिकल साइंस कहती है कि इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल्स, बट रिसर्च कह रही है कि इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स because basically it's a caused by cancer and it's spread by cancer। कि इधर ना कैंसर हो जाना है, नहीं है तो हो जाएगा, और अगर है तो बढ़ेगा, फैलेगा, फूलेगा, निकल जाएगा। आप ये बताइए, ये एक ट्यूमर है, ये माइक नहीं है, फर्ज करें ये एक रसोली है, ठीक है। अल्लाह का निजाम कुदरत देखिए ना, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी, न्यूट्रिएंट्स, कोई भी चीज, ग़िज़ा, कोई शय ऐसी जो है वो कहीं रुकी और वो पॉइजन बन रही है, वो कैंसर की तरफ जाएगी या कुछ भी ऐसा करेगी, एबनॉर्मेलिटी करेगी बॉडी में, तो आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम है, आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग सिस्टम है, और ये सारे मिलकर डिफेंस सिस्टम उस चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आया और उसने उसको एक जगह पे कैद कर दिया और उसके गिर्द फटाफट एक प्रोटेक्टिव किस्म की लेयर जो है ना वो चढ़ा दी, और जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, जिसको हम सिस्ट कहते हैं, जिसको हम फेब्राइड कहते हैं, बन गया। इसका मतलब है कि उस रसौली गिल्टी के अंदर वो जो भी मवाद था जो किसी बीमारी और मसाइल और आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, वो इकट्ठा करके वहां पे, यानी ये वो दहशतगर्द थे और उनको इकट्ठा करके एक जगह पे बंद कर दिया। आज का डॉक्टर जो है वो ये कहता है कि जी इसकी नीडल बायोप्सी करवाएं, ठीक। आपका सिस्टम उसको पैक कर गया, एक शेल के अंदर बंद कर दिया और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स दे दी और उसके ऊपर और लेयर चढ़ाई, थिक भी कर दी ताकि ये अंदर से बाहर ना निकले, ये निकलेगा तो प्रॉब्लम करेगा। डॉक्टर आपका करता है कि इधर से एक नीडल डाली, बायोप्सी की, और वहां से जहां से वो सुराख किया उसने उसके अंदर, उस सुराख में से वो चीज अंदर से वो दहशतगर्द सारे भागे, वो जो भी उसके अंदर टॉक्सिक पॉइजन या कैंसर सेल थे या जो भी था वो वहां से निकला और पूरी बॉडी में फैल गया। तो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अगर वो कट लगा के उसको करता है फिर भी वही मसला है, वो प्रोटेक्टिव लेयर आपने काट दी और उसमें से मवाद निकाला, आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी 15 दिन बाद, लेकिन उससे पहले कैंसर आपका छिड़ गया होगा। मतलब कि कैंसर के आपके लिए एक्सरे की रेजेस जो हैं वो हार्मफुल है या नहीं? हार्मफुल। एक्सरे करने वाला जहां खड़ा होता है
मशीन पे मरीज को लटाया, एक्सरे कर रहा है, और वो जाके दूसरे कमरे में या उसी कमरे में एक नुक्कड़ में जरा दूर करके एक लोहे का वो स्टैंड सा बना हुआ है, वो उसके पीछे जाके खुद भी एक चीज पहन के और उसके पीछे खड़े होके वो कहता है सांस रोको और बटन दबाता है, पड़क, और उसके बाद वो कहता है ठीक है जी जाओ। एक्सरे की रेजेस के बारे में हम जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल या कॉलेज था, तो कहा जाता था कि एक्सरे की रेजेस जो है ये कैंसर करती हैं, इससे बचो। आज सर एमआरआई, सीटी स्कैन, जहां भी मशीनें लगी हैं एमआरआई की खासतौर पे देखें, वहां कमरे में डॉक्टर तो खड़ा नहीं होता। क्यों होता है? नहीं होता, बिल्कुल। तो मेरा और आपका मरीज या मेरे और आपके फैमिली का मेंबर, हम पैसे दे के लाखों रुपए, हजारों रुपए दे के, तो मुझे ये बताइए कि उसको हमने कौन सा तिलिस्मी लिबास पहना दिया कि उस पर रेजेस असर नहीं कर रही और डॉक्टर वहां खड़ा नहीं होना चाहता। मैं देता हूं 50,000 रुपया, डॉक्टर खड़ा तो हो ना 10-15 मिनट वहां पे उसके पास, मैं देता हूं उसको, खड़ा हो, क्यों नहीं खड़ा होता? बल्कि बाहर हमने यूरोप में देखा, अमेरिका में मैंने खासतौर पे देखा, वहां वो कहता है कि जी अगर किसी का वहां किसी ने स्कैन किया तो गोरा उसको ये कहता है कि आप मरीज को कि इस मरीज के पास बच्चा बड़ा कोई भी अगले 5-7 दिन इसके करीब ना जाए। इतनी रेडिएशंस हैं, इतना सर, वो मशीन ही बंद नहीं होती, वो 24/7 चल रही है, उसके अंदर कमरे में रेजिस। आप क्या समझते हैं कि वो जो रेजिस हैं, वो जो कमरा है, उसको कितना प्रोटेक्टिव किस्म का उन्होंने बनाया है, आपके नॉलेज में नहीं होगा। उस कमरे के ऊपर जितना खर्चा आता है ना सर, उसकी दीवारों पे और उसके अंदर उसको मेकिंग प्रोसेस पे, कि ये रेजेस इफेक्ट ना करें और बाहर ना निकलें, प्रॉब्लम ना करें। आपको पता है कि उतने उतने पैसों में मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है कि 5-10 मरले की आपकी डबल स्टोरी कोठी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, जितना उसे एक कमरे पे खर्चा आता है बनावट का, मटेरियल का, वो कमरा मेरे आपके इस कमरे, घर वाले कमरे की तरह से नहीं है, वो उसकी दीवारें ऐसी नहीं है। तो फिर सर हल क्या है इसका? तो किसने कहा है कि भाई ऐसे करो? किसने कहा मशीनों की तरफ जाओ? मशीनों की तरफ जाओ। मैं आपको बताता हूं, आप एंडोस्कोपी करके कैमरा डाल के देखते हैं जी। इस वक्त लाहौर में 45,000 रुपए एंडोस्कोपी का रेट है, 45 से 45 to 50,000। 10,000 रुपए डॉक्टर की फीस है, 5-7 हजार रुपया थिएटर चार्जेस डाल लेता है, वो 5-7 हजार वो बीच में अपने स्टाफ के डालता है, और उसके बाद वो एक कैमरा डालता है, और वो कैमरा अंदर जाके बाहर निकाल के तो वो कहता है, एक रिपोर्ट देता है और वो लिखता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। मैं आपको बगैर किसी टेस्ट के एक अलामत बता दूंगा, और उसके बाद टेस्ट करा के देख ले, ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा, बगैर टेस्ट के। बगैर टेस्ट के। अच्छा, एक तो वो ये कह रहा है। दूसरा फिर वो कहता है कि ये मैंने कैमरा डाला, सब कुछ किया, वो कहता है इसके साथ मुझे बायोप्सी भी करनी पड़ेगी। बायोप्सी बिल्कुल। क्यों करनी है? वो कहता है जी मैंने इसमें एच पिलोरी देखनी है। अच्छा, उसने उसी कैमरा जहां से डाला, उसी के अंदर एक और वायर उसमें से डाली, अंदर भेजी, और वो जाके उस मैदे को, आपके मैदे को, उसमें से वो चील कौवों की तरह से नोचता है। नोच रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से 5-7-8 2-4 पीसेस मुख्तलिफ जगहों से लेता है, और वो निकालता है और आपको एक बोतल में डाल के देता है कि आप इसको कहाँ दे के आओ, किसी अच्छी लैब में बायोप्सी के लिए। 15,000 रुपए की इस वक्त तकरीबन वो है, बायोप्सी का रेट है। आपने अपने मैदे के अंदर से कट लगवाए हैं, टुक लगवाए हैं, पैसे दे के। कितने पैसे दे दिए? 40-45-50,000 वो दे दिया, और उसके बाद आपने 15,000 रुपया उसको दे रहे हैं। यानी मेरे और आपके कोर्ट है, मैं कहूँ जी इसकी मुझे वापसी करनी है, मैं कहूँ इनसे लाओ भाई कोई ब्लेड लाओ, कोई कैंची लाओ, और हम आपके कोर्ट में से कोई 5-7 जगहों पे छोटे छोटे पीस काटते हैं, बीच में सुराख करते हैं। कोड्स आया। मुझे ये बताएं, आपने ये कोट पहना हो और आपको कोई कहे कि बुखारी साहब ऐसे दसो ना कि ए कोट ते ए केड़ा फैशन है। हाँ। ये आपने अच्छे खासे कोट को क्या किया? आप कहें मैंने तो इसकी वापसी करवाई है। वो कही ये क्या चीज है? आप कहें कि जी ये मैंने 15,000 रुपए इसके वापसी का टेस्ट का दिया है, तो वो, और उसके साथ आपको जी ये मैंने इसकी एंडोस्कोपी भी कैमरा डाल के मेरे किसी ने मेरे कोट को चेक भी किया है। वो कहेगा सर तुसी पागल हो की हो कि तुसी 70-80,000 रुपया 60,000 रुपया ला के तुसी कोट दा सत्यानाश करता है। तो यही काम मैदे के साथ है। वो जो, अच्छा पहले अल्सर था या नहीं था, अब ये जो टुक लगाए उसके मैदे के अंदर, ये अल्सर हुआ क्या नहीं हुआ? ये जख्म हुए नहीं हुए? और आप पैसे दे के जख्म करा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि मैं पागल हूं, मैं कौम को मशवरा दे रहा हूं कि ये मैं बात गलत कर रहा हूं।
तो अगर आपको सर टोकन लगाने मंजूर है मंजूर तो है फिर तो जरूर लगवाए। करवाओ भाईजान, मैं कब कहता हूँ ना करवाओ, फिर लगे रहो मुन्ना तो भाई फिर एमबीबीएस कैसे ठीक है। पता कैसे करें वो नेचुरली? अब वो जख्म हील कैसे होगा ये बताएं? आप नमक भी खा रहे हैं, मिर्चे भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, खाना और तो पड़ता उस है। पानी के अंदर जख्मों को मुझे ठीक करके दिखाएं। फिर उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स कितने पता है मिलीग्राम देना पड़ेगा? इतना हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक है कि आपको एक दिन में 3000 मिलीग्राम डॉक्टर लिख रहा है उसको एंटीबायोटिक, और उसके साथ जो एंटाइसड लिख रहा है, और उसके साथ जो पीपीआईज लिख रहा है, जो पेन किलर लिख रहा है, धूड़ा पट देगा सारो दियां। और मरीज कहता है कि सर एक दिन तो 2 दिन खाधी जाता है, मेरा तो दिमाग घूम गया, मैं तो पागल हो गया, छड़ छड़ी की करा मैं। तो पहले किन्ने कैसी टोक लवाओ। अब कैसे ये टेस्ट होगा? अपनी अपनी जुबान चेक करो सर, ठीक, शीशे दे आगे खड़े हो गए, या आप एक दूसरे को जुबान चेक कराएं। ठीक है। अगर आपकी जुबान पे छोटे छोटे कट क्रैक्स हैं, या बड़े लंबे कोई कट हैं, गहरे कट हैं, या आपकी जुबान की जो सरफेस लेयर है ऊपर पहली, ठीक है, जो टेक्सचर है आपका, अगर ये खराब है और आपकी उस जुबान के ऊपर अल्सर नजर आता है, खुरदरी या ऊपर वाली लेयर उड़ी हुई है, स्किन ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर उड़ी हुई है और मुख्तलिफ जगहों से उड़ी हुई है, तो सर आपको जो एंडोस्कोपी पे 60-70 हजार लगा के वो बताएगा ना क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, घर बैठे खुद टेस्ट कर लें, इससे सेल्फ मेडिकेशन। और ये आपको नेचुरोपैथी बताएगी, नेचुरोपैथ बताएगा, तबीब बताएगा, बाकी कोई नहीं, क्योंकि उसके पास मशीन कोई नहीं, अल्लाह ने उसको ये दे दी है, अकल दी है, समझ दी है कि ये है, कर लो। आखिर में मैं 2 सवाल और आपसे करूंगा। एक तो सर ये मुझे बता दें कि टेस्ट कौन कौन से इंसान को करवाने चाहिए? कहा यह जाता है कि अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के रखने चाहिए, हर कोई महीने बाद 2 महीने बाद अपने ब्लड टेस्ट, सीबीसी वगैरह ये सब चीजें करवानी चाहिए। टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में हमें लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, और वो कैसे होगी कि एक दौर था डॉक्टर को टेस्टों के ऊपर कमीशन आता था, और फिर एक दौर आया कि फ्रेंचाइजेस बन गई, और फ्रेंचाइज लोगों ने ली मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में फ्रेंचाइज बनी, और उसके बाद फिर फ्रेंचाइज वाले को कमीशन मिला, और हमारे लिए सबके लिए टेस्ट कराने बहुत महंगे हो गए। अब जितने पैसे आप टेस्ट के लिए देते हैं, आधे या 40% फ्रेंचाइज का है, और 60% या 50% जो है वो आगे जा रहा है। सही। तो मुझे ये बताएं, आप और मैं कैसे टेस्ट कराएंगे? दूसरी बात, कुछ जगहों पे डॉक्टर को कमीशन मिलता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर से, बड़े अदब से, सबसे जितने भी मुआलिज हैं उनसे, कि यार हम इन लोगों के लिए आसानी पैदा करें ना, कमीशन लें तो क्या होगा, आसानी पैदा कर दें। आसानी पैदा जो टेस्ट किसी का 70-80 हजार रुपए में होना है, कैंसर लेवल के टेस्ट फर्ज करें, तो आप अपना कमीशन छुड़वा दें, तो आधी कीमत में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ना, तो छुड़वाने चाहिए, आसानी पैदा करें अगले के लिए। दूसरी बात कि हमें फ्रेंचाइज की बजाय हमें डायरेक्ट लैब को अप्रोच करना चाहिए। ठीक। उस जरूरी नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में जाकर टेस्ट कराने हैं, बेसन टेस्ट भी होता है, और आमिर खान ने अपनी एक फिल्म में बता दिया था कि बेसन टेस्ट क्या होता है। उसने एक फिल्म में दिखाया, बताया कि उस फिल्म की स्टोरी में उसने साबित किया कि आपका सैंपल खून तक का लेके अगर बेसन में टूटी खोल के टैब और उसमें धो दिया जाए और ऊपर से हाथ धो लिया जाए, तो उसने कहा था ये बेसन टेस्ट है। अच्छा। और टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, रिपोर्ट जारी कर दी गई। ये उस फिल्म की स्टोरी है। तो स्टोरियां जो होती है ना सर, ऐसे नहीं बनती ना, कहीं कुछ हुआ होता है तो कहीं कुछ हुआ होता है तो बनती हैं। और उसने प्रूव किया, उसको प्रूव भी किया, उसने साबित भी किया कि कैसे गैर जरूरी टेस्ट होते हैं और कैसे बेसन टेस्ट होते हैं। तो हमें डायरेक्ट ऐसी लैब का इंतखाब करें जहाँ पे मुआलिज डॉक्टर खुद बैठा हुआ, पैथोलॉजिस्ट या जो भी रेडियोलॉजिस्ट या जो भी है, जो कंसर्न, जो लैब के अंदर ड्यूल एमएससी बायो माइक्रोबायोलॉजी में जिसने की होती है या बायो और केमिस्ट्री में की होती है, वो बैठे होते हैं। आप उस लैब तक जाएं, उनसे जाके टेस्ट कराएं,
बनिस्बत इसके कि आप ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀੋਂ पेशावर जा रहा, कोयटा तो लाहौर आ रहा है या लाहौरों पेशावर जा रहा है या इस्लामाबाद जा रहा है, किधर भी जा रहा है, तो वो टाइम से पहुंच गया हो, लेट सवेर ना हुई हो, सैंपल रस्ते में खराब ना हुआ, और कोई एक पेशेंट बता दे कि उसको ये कहा गया हो कि सर आपका सैंपल खराब हो गया था, एक्सपायर हो गया था, या आपके सैंपल टूट गया था, गुम हो गया था, तो आप सर दोबारा सैंपल दें, तो रिपोर्ट जारी है, रिपोर्ट जारी है। तो लैब्स टेस्ट हमें उसको भी देखना पड़ेगा, बहुत अशद जरूरत है। तो वो अब जो नेचुरोपैथ है या तबीब है, वो तो आपको नब्ज पकड़ेगा, बीमारी बता देगा, जुबान का कलर देखेगा, बीमारी बता देगा। अभी मैंने एक बताया आपको, अब आपको दूसरा एक दे देता हूं कि ये जो जुबान है, इसकी जो दोनों के साइड के किनारे हैं, ये वाले साइड वाले, ये ऐसे होती है ना जुबान, पीछे से जरा चौड़ी, आगे से थोड़ी सी ऐसे। आपकी जो जुबान ऐसे है, ये बिल्कुल दोनों किनारे सीधे होने चाहिए। अगर ये आपके ऐसे ऐसे करके है, इस पे ज़िग-ज़ैग, यानी अगर ये जुबान की साइड है, इसको हम यूं करते हैं, और ये जो बनती है जगह, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये ऐसे ऐसे करके आपकी है, तो सर आपका ये वाला गुर्दा, और अगर इधर वाली है तो ये वाला गुर्दा, और अगर दोनों साइडों पे है तो आपके दोनों गुर्दों पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। कब वाज़ी होगी, कब ज्यादा खतरनाक पहुंचेगी, किस स्टेज पे लेके जाएगी, ये बात की बात है, लेकिन काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। और जितने कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले हैं, इधर अपनी अपनी जुबान चेक कर लें, खासतौर पे जो ब्लैक पीने वाले हैं, जो रेड और ब्लू पीने वाले हैं, हम नाम नहीं लेते, सबको पता है कि रेड ब्लू कौन सी है, ब्लैक कौन सी है, और बाकी सफेद कौन सी है, ऑरेंज कौन सी है। इनकी ये अपनी अपनी जुबान चेक करके देख लें, साइडों के किनारे जुबान मोटी हुई अगर थोड़ी सी, तो आपका लिवर फैटी है। सही। सर कौन सी चीज है जो हमें नहीं बताती? एक एक्सरसाइज करके देख ही लेते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे मैं आपके पास मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन मौजूद है, चले मैं ही आपको अपनी नब्ज देता हूँ, आप चेक करें। आप जुबान दिखा दें, नब्ज भी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुबान दिखा दूं आपको? हाँ जुबान दिखा दें। चले मैं जुबान आपको, आपकी जुबान में सेंटर में जो ब्रीक कट है वो देखिएगा। अच्छा ठीक है। आपकी जुबान जो सफेद है वो आपकी असाबी तनाव और खिंचाव की बात करती है। जुबान पे जो कट्स हैं वो आपके मैदे के अंदर की प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपने आज क्या खाया, आज आपने पिछले 24 घंटे में आपने या चावल खाए हैं, या आलू लिए हैं, या गोभी मटर है, या कोई आपके दाल माश है, या सफेद चने हैं, या मैदे की कोई चीज है, क्या लिया ये बताइए। मैदे की चीज है और चावल है। कैसे पता है? आपको कैसे जुबान साबी हो गई, मैंने आपकी नब्ज नहीं पकड़ी। लोग कहते हैं कि जी नब्ज पकड़ने वाले हकीम चले गए, तबीब चले गए, मैंने नब्ज भी नहीं पकड़ी, आपकी जुबान देखी बता दिया आपको। कैसे आपने, मतलब मैंने तो यही कहा जो आपने जिनका नाम लिया। सर जुबान असाबी हो गई होती है, सफेदी आ चुकी होती है उसके ऊपर। आपके गुर्दों के अंदर फिल्टर्स में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, प्रोटीनोरिया जिसको प्रोटीन कहते हैं, हर बंदा अपने घर में गुर्दों का खुद टेस्ट कर ले। कैसे? आप सुबह उठे, सुबह का पेशाब लें, किसी बोतल में डाल के रख दें, या वैसे ही अगर बाथरूम में कहीं भी कर रहे हैं, आप उस पर देखें झाग आई, अगर झाग आई और वो कुछ सेकंड यानी 10-15 सेकंड में गायब हो गई तो ठीक है, और अगर उसके बाद भी पड़ी है तो फिर सर आपके गुर्दों से प्रोटीन आना शुरू हो गई हुई है, प्रोटीनोरिया। अच्छा एक और काम करें, गुर्दे कैसे पता चलेगा मेरे और आपके गुर्दे ठीक और सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं? आप ऐसा करें कि सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक, और रात 8 से सुबह 8 बजे तक, 2 आप डिफरेंट 12-12 घंटे के सेशन कर लें। आपने सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक एक बोतल लें और उसके अंदर अपना यूरिन पास सारा उसमें करना है, जब यूरिन आए उसी में बोतल में करें। और दूसरा रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपका जो भी यूरिन आए वो आप उस रात वाली बोतल में, सेकंड बोतल में करें। ठीक है। उसके बाद 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे के बाद आप दोनों बोतलों को नजर मार लें। आपका पेशाब डे वाली टाइम का यानी बोतल नंबर 1 डेट की जो है, डे की है, वो ज्यादा है, या बोतल नंबर 2 जो नाइट की है वो ज्यादा है? अच्छा। अगर आपका नाइट वाला ज्यादा है या कम है और उधर ज्यादा है, ठीक है, या उधर ज्यादा है उधर कम है, तो इसमें आप चले, आप बताइए इसमें क्या होगा, किस वाले में आपके मसाइल ज्यादा होंगे?
मेरा ख्याल है आपका कि आइडिया क्या कहता है? रात वाले में मसाइल ज्यादा होंगे, क्योंकि रात को आप यस, यस। आपका यूरिन जो है वो आपको बता देगा, वो दोनों बॉटल आपका फैसला कर देंगे कि गुर्दे कहाँ ठीक है और कहाँ गलत है। सही, इसमें कितने पैसे लगे? कोई पैसा नहीं लगा, ये तो मुफ्त में है ना। बस, हाँ डॉक्टर साहब। बॉटल में डालने यूरिन, ये जो पानी वाली बोतल होती है कोई भी अच्छा, ठीक प्लास्टिक की, ठीक उसके अंदर वाटर बॉटल जो हम पी के पानी फेंक देते हैं, ठीक। उसमें आप सुबह का यूरिन डालें, आपको क्रिस्टल्स तक पता चल जाएगा। आप सुबह उठें, उसमें सुबह का पहला पेशाब उसमें करें और उसके बाद उसको ले जाएं बाहर जब सूरज निकल रहा होता है। जब निकल के जरा थोड़ा सा वो आता है ना सवा नेजे पे, जब वो चाश्त वाले टाइम पे आता है, नमाज़े चाश्त वाले टाइम पे, इशराक के बाद का, जी जी। जब इशराक वो टाइम खत्म होता है उस वक्त सूरज सवा नेज़े पे ऊपर आ जाता है, तो उस वक्त आप वो बोतल को यूं पकड़ें और सूरज की तरफ करके, तो बोतल और सूरज आपका आमने सामने हो ऐसे, और अच्छा, आप बोतल में से सूरज को सामने से देखें तो आपको उसमें से क्रिस्टल्स और बहुत सारी चीजें उस यूरिन में नजर आएंगी। इसका क्या मतलब है? वो आपको पता चल जाएगा कि आपके में कैल्शियम की ज्यादती हो रही कि नहीं, आपके पथरी अंदर है कि किस नहीं? तरह का नहीं, पथरी है कि नहीं, और कई सारे कलर्स किस तरह का आ रहा है। कलर लाइट येलो है, सफेद है, सफेद है तो असाबी पेशाब है जो आपके पट्ठों और असाब की वजाहत करेगा। अगर वो पीलापन में है, लाइट येलो है तो ठीक है, अगर वो डार्क येलो है तो आपके जिगर का मसला है। हर दूसरा बंदा मोटापे का शिकार है, और इस मोटापे के अंदर बाज लोग तो इतने परेशान हैं कि वो डाइट कर कर के थक गए हैं, लेकिन मोटापा उनकी जान नहीं छोड़ा। एंड रिजल्ट क्या निकलता है? वो पिल्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, टीके लगाते हैं। आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ओलंपिक लिया, हालांकि उनको ओलंपिक की जरूरत नहीं है, वो अच्छी डाइट अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा जिम अफोर्ड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अपना वेट लॉस। अच्छा, करण जौहर आप क्या समझते हैं ये जिम शिम करके और सारा कुछ, तो उसके बाद जब ये छोड़ते हैं, जिम छोड़ते हैं, आखिर तो छोड़ना है ना, एक ना एक दिन तो एक ना एक छोड़ना दिन है। छोड़ना है। आप बिजी लाइफ है, मैरिड मतलब लाइफ आएगी कई। ओलंपिक का कोई नुकसान वगैरह है? आम बंदा ले सकता है अगर सर वो पहले अपना? पहले तो मुझे ये बताएं, जितनी भी ये चीजें इंसान बना रहा है ना, ये सारी की सारी उसके लिए हार्मफुल है। हार्मफुल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मोटापा लोगों का कम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा मोटापे ये? की 3 किस्में हैं भाईजान, आप किस्में ही नहीं जानते। इलाज करने वाले आपको बेशुमार मिलेंगे, किस्में बताने वाला बताइए उसकी जो है वो ये कितने बताइए, मिलेंगे? प्लीज प्लीज बताइए। पहली बात ये है कि एक मोटापे की किस्म आपको मिलेगी लोगों में जिनमें उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ओडियामा यानी स्वेलिंग, सोजन होगी, सोजन वाला मोटापा होगा। वो आप उनके जिस्म पे कहीं भी आप दबाएंगे तो दबाने से, यहाँ बाजू, टांग, पाँव, कहीं भी दबाने से उस पे गड़ा पड़ेगा, और वो गड़ा जब आप दबाने के बाद कुछ सेकंड दबाए रखें और छोड़ेंगे तो वो गड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर अपनी नॉर्मल सरफेस पे वापस आएगा, वहां से वाइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो मोटापा है ना सोजन वाला, ये आपको मिलेगा फर्स्ट किडनी के पेशेंट्स में और दूसरा आपको लिवर के पेशेंट्स में। ठीक है, ठीक हो गया। ये पब्लिक में नहीं है, ठीक है, ये पेशेंट्स में है, ठीक। और इनमें ज्यादातर 2 लोगों में पाया जाता है, एक जो किडनी पेशेंट्स हैं और एक जो लिवर पेशेंट। ठीक। अच्छा, दूसरा आपको मोटापा जो है वो मिलेगा पब्लिक में, 2 तरह के मोटापे मिलेंगे। एक मोटापा वो है जिसमें उनका जिस्म कसा हुआ, सख्त, हार्ड, टाइट, पेट आगे को बढ़ा हुआ लेकिन सख्त होगा, मटके की तरह फूला हुआ, टाइट होगा, हार्ड होगा जिस्म उनका। एक मोटापा ये है, और एक मोटापा इसके उल्टा है, और वो ये है कि जिसमें जिस्म नरम, पिलपला, ढीला, लटका हुआ, वाइब्रेट करता है, सोडियम, और बिल्कुल पिलपला सा, पेट नीचे को लटका हुआ होगा, वो चलेंगे तो ऐसे ऐसे पेट को ऐसे हाथ लगाएं तो वो ऐसे ऐसे जेली की तरह करता है, बाजू को देखेंगे तो वो भी लटका हुआ, इस तरह की चीजें। तो ये मोटापे की 3 किस्में हैं। अब किसी को ये नहीं पता कि इलाज करने वालों को नहीं पता कि मेरी किस्म कौन सी है तो इलाज कैसे होना है, ना इलाज करने वाले को पता है, बहुत कम लोग आपको ये मोटापे वाले जानते तीसरी हैं। किस्म बहुत कॉमन है। तो सर अब तीनों की पोजीशन देखनी पड़ेगी, तीनों की नब्ज देखनी पड़ेगी, तीनों का मिजाज ढूंढना पड़ेगा, तीनों की जुबान देखनी पड़ेगी, तीनों का यूरन देखना पड़ेगा, इसके बाद आप यू शुड बी डिसाइड
कि अब इसको मैंने क्या करना है, इसकी मैंने खुराक कैसे चेंज करनी है, मैंने इसको परहेज पे कैसे लेके जाना है, और मैंने फिर इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स को देना है। अच्छा एक चीज है, ये जो तिब है ना, इसका जो शोबा है, इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है नेचुरल, सर ये आपने डायरेक्ट फितरत को छेड़ना है। सही। और हमने इसको इतना आसान किस्म का समझा हुआ है कि हर दूसरा बंदा टोट के दे रहा है। हाँ जी, कि ये खा लो, वो ये खा लो, वो खा लो, ये पता ही नहीं। अच्छा किसी को ये पता है कि मैंने ये खाया, मैं आपको कुछ चीज बता जाता हूं कि आप ये करें, तो ये सिर्फ आपके लिए है, ये आपका पेट बढ़ा हुआ है, आपके जिस तरह वो सिलवटें और जो मसाइल बने हुए हैं। अब मैं अगर कोई चीज आपको बताता हूं तो ये सिर्फ आपके लिए है, जरूरी नहीं आपको फर्क पड़ा तो आप आगे 10 को 15 को बताना शुरू कर दें, तो जिसका मिजाज आपके वाला हुआ उसको तो फर्क पड़ेगा। वो 10 में से 1 भी हो सकता है, 10 में 9 भी हो सकते हैं। अगर वो 10 में 1 वाला हुआ तो 1 को फर्क होगा, 9 आपको क्या कहेंगे, 9 आपको कहेंगे भारी भाई क्या किया आपने, यार ये तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि मुझे वो कहेगा मुझे तो भाईजान इससे और ज्यादा बढ़ गया काम। तो इसका मतलब है कि उसके मिजाज पे वो चीजें नहीं थी। मिजाज को क्रॉस डालना होता है, सेम नहीं। आज के डॉक्टर से पूछें क्या खाना है, मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ, डॉक्टर कहते सर, डॉक्टर कहता है कि आप ना सब कुछ खाएं लेकिन कम खाएं। अच्छा मैं उन्हें कहता हूं कि आप ये बताइए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सब कुछ खा सकते हैं। कहते जी डॉक्टर ने कहा। मैं कहा अच्छा चलें, वेरी गुड। आप ये बताएं, एक बंदा तंदुरुस्त है, उसको ठंड लग जाए, शिवरिंग कर रहा हो, तो मुझे बताएं क्या वो सब कुछ खा सकता है जी? कहते जी नहीं। मैं क्या क्यों, वो अगर ठंड लग रही ठंडी चीजें खा सकता है? कहते नहीं। तो मैं क्या, अगर आप ये जानते हैं तो आपका डॉक्टर क्यों नहीं जानता? कहते जी वो क्यों नहीं जानता फिर? मैं क्या, इसलिए कि आज तक पूरी दुनिया में अभी तक तो किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में डॉक्टर्स को ग़िज़ा की किताब ही नहीं पढ़ाई जाती, पढ़ाई नहीं जाती। तो वो क्या बताएगा कि कौन सी चीज खानी है और कौन सी नहीं खानी? उससे अच्छा तो फिर वो मोटरसाइकिल मैकेनिक है या कार वाला मैकेनिक है जो आपको कह देगा कि डीजल पेट्रोल कहाँ से डलवाना है, कैसा डलवाना है, इंजन ऑयल कौन सा लेना है, कौन सा नहीं डलवाना, वो ज्यादा बेहतर जानता है, और ये जानता ही नहीं है। सर मुआलिज की खूबियां आखिर में आपको दे के जाऊंगा कि कौम को ये पहले देखना पड़ेगा जी जी कि मसीहा कौन है। बिल्कुल। नंबर 1, जिसको अपनी दवाई बनानी आती हो, जो खुद मेडिसिन बना सके, अपनी दवाई बनाना जानता हो, 1। नंबर 2, ग़िज़ा का पता हो। नंबर 3, परहेज का पता हो। नंबर 4, लाइफस्टाइल और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसको चेंज करना जानता हो। वाह, ये 5 हो गई। अब मुझे ये बताइए कि हम बाहसियत सारी दुनिया में इस वक्त हम जिस मुआलिज के पीछे हैं, वो मुआलिज दवाई बनानी उसको नहीं आती, उसको पता ही नहीं बनती कैसे है, ठीक, उसने कभी बनती भी नहीं देखी। उसके बाद उसको ग़िज़ा और परहेज का पता ही नहीं, लाइफस्टाइल और इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, माहौल को, ग़िज़ा को, यानी जो चेंजिंग्स हैं उसकी वो भी नहीं समझता। तो ये 5 चीजें जिसके पास हैं ही नहीं, वो क्या कौम उसके पीछे है। और दूसरी बात, जो आपके किसी चीज को, उज़व ऑर्गन को ठीक नहीं कर सकता, आप उसके कहने के ऊपर वो जिस्म का हिस्सा कटवा लेते हैं। मुझे ये हैरानगी है कौम के ऊपर। शुगर के मरीजों का कभी अंगूठा सर, आप शुगर को छोड़ देना, पित्ते को देख लें, पित्ता ही निकाल देते हैं। सर पित्ता पूरा निकाल दिया, पूरा पित्ता ही निकाल पित्ते के जो 18, 20, 22 काम है वो कौन करेगा? अभी मेरे पास एक केस आया पिछले दिनों, कोट छुट्टा एक जगह है इधर राजनपुर की तरफ, डेरा गाजी खां से आगे, उसकी 3 रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, और तीनों रिपोर्ट उन्होंने अपने इलाके से अपनी मर्जी के उसी डॉक्टर से करवाई अल्ट्रासाउंड। पहली रिपोर्ट सर उसकी जो है ना वो 64.8 mm है उसका, जो बाइल सुफराज जम गया होता है, जिसको डॉक्टर पत्थरी कहता है, हालांकि पित्ते में पत्थरी होती ही नहीं, पानी जम गया होता है। अच्छा, वो उसकी पहली रिपोर्ट है 60 ये बड़ी अहम बात है। बड़े लोगों ने पित्ता इसलिए निकलवा दिया कि पित्ते में पत्थरी है। अच्छा चले, मैं एक जुमला देता हूँ, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कोई एक डॉक्टर पित्ते में पत्थरी साबित कर दे, जिसको वो पत्थरी कहते साबित कर दे, तो मैं सारी जिंदगी उसके यहाँ खाकरूब की नौकरी करूंगा। ये चैलेंज है आपका कि पित्ते की पत्थरी साबित कर। बाइल सुफरा होता है सर आपके गुर्दे में, आपके मसाने में, आपकी पेशाब की नाली में जो जेन्युइन पत्थरियां बनती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की, फास्फेट की, यूरिक एसिड की, या कंपाउंड स्टोन्स बनती हैं इनकी मिली जुली,
इनको जो जिनके जिस्म में खुद ब खुद टूटती हैं और निकलती हैं, ऐसे बेशुमार पेशेंट है खुद ब खुद बनती भी हैं और बार बार बनती हैं और वो खुद ब खुद निकलती हैं बगैर किसी चीज के, निकलती रहती हैं। कैसे निकलती हैं, कैसे टूटती हैं? उनके पित्ते का जो सुफरा बायल है वो जाके तोड़ता है, क्रश करता है उनको। सही। तो मुझे ये बताइए, अगर पित्ते का वो पानी जाके जानवर पत्थरियों को तोड़ता है तो पित्ते के अंदर जहां पे 2 4 5 चम्मच पानी है वहां पत्थरी कैसे किसकी बन जाएगी? किसकी बन जाएगी? नहीं बन। इसको बाइल कहते हैं, बाइल सुफरा, बाइल सुलज, और बाइल सुलज होने के बाद बाइल पिगमेंट या बाइल पिगमेंटेशंस कहते हैं इसको। इस नॉट अ कैल्कुलाई, या ये स्टोन्स नहीं है। ठीक है, पहली बात। अब वो पेशेंट आई मेरे पास, 1 महीने में सर उसका रिजल्ट कितना है? मोटापा बहुत था उसको, उसके मोटापे को मैंने फोकस किया, मैदे और जिगर को फोकस किया, पित्ते को, मैदे और जिगर को कंबाइन करके उसको सेट करने की कोशिश की, ट्रैक पे लेकर आए कि वो पूरी हरारत दे। अच्छा हुआ क्या कि उसकी जो रिपोर्ट थी, पहली रिपोर्ट उसकी सर 1 महीने का रिजल्ट है, पहली रिपोर्ट उसकी 64.8 mm। अच्छा। दूसरी रिपोर्ट उसकी जो है वो कुछ ही दिनों के बाद उसने दोबारा एक अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसकी रिपोर्ट आई 51 पॉइंट समथिंग। और तीसरी रिपोर्ट महीने बाद जब वो मेरे पास आई है तो वहीं डेरा गाजी खान साइड से करवा के आई है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, दिखा सकता हूँ। ठीक है सर, जो महीने बाद रिपोर्ट है तीसरी वाली वो 25.4 है, यानी हम 64 से 25 पे आ गए हैं, बाकी मेल्ड हो गई है। और डॉक्टर इधर कहता है कि पित्ते में पत्थरी है, फट जाएगा, फलान हो जाएगा, जल्दी करो, तुम पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये वो। आप एक पित्ता लें सर, आखिर पे एक पित्ता लें, आप कोई कसाई आपके हर मोहल्ले में बैठा है, हाँ जी बिल्कुल, रोजाना बकरा वो अच्छा कटा कुछ भी करता है, आप उससे वो रोजाना एक पित्ता उसके कलेजी के साथ उतार के फेंकता है। आप एक पित्ता लें भरा हुआ हो सुफरा से, पानी से, जो ग्रीन सा होता है, आप उसके ऊपर जो बाइल डक्ट है उसकी नाली, उसको पीछे से किसी रील के धागे से बरीक के साथ बांध लें। आप तजर्बा कर लीजिएगा और उसको पब्लिक तजर्बा कर ले, और उसको आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दें। सही। 1 रात के बाद मुझे बताइए जो उसके अंदर पानी था क्या बनेगा? जम जाएगा, पत्थर हो गया ना, पत्थर की तरह हो गया। वो आपका पित्ता जो बड़ा नरम सॉफ्ट और उसके अंदर पानी भी हिल रहा था, सब कुछ था, वो इस माइक के स्टैंड की, लोहे के स्टैंड की तरह बड़ा हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, सख्त हो गया, जम गया ना, पत्थर हो गया। सुबह अगले दिन 11-12 बजे के करीब उसको फ्रिज से निकालें, फ्रीजर से, और उसको आपकी जो गाड़ी बाहर धूप में खड़ी है जिसकी डिग्गी या बोनट गर्म हो चुका हुआ है, आप उसके बोनट के ऊपर या उसकी डिग्गी के ऊपर रख के सिर्फ जस्ट 5 से 7 मिनट इंतजार करें। 5-7 मिनट में वो आपका पित्ता जो अंदर जम चुका था, हार्ड हुआ था, जितना बड़ा वो स्टोन टाइप बन गया हुआ था, 5 से 7 मिनट में उस बोनट के ऊपर पड़ा हुआ या डिग्गी के ऊपर पड़ा हुआ, वो गर्मैश पड़ी, ऊपर से धूप लगी, वो अपनी असल हालत, वो मेल्ट होगा, अंदर ही उसके अपनी असल हालत में आ जाएगा। फिर वो आप धागा खोल दें या धागे के नीचे से रख के काट दें, और उसके बाद किसी कटोरी में आप उस पित्ते को उल्टा करें, उसी बाइल डक्ट, उसी नाली के अंदर से वो सारा पानी बन के दोबारा वापस बाहर निकल जाएगा। मेल्ट हो गया कि नहीं हो गया? इतने बड़े बड़े ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन आपका डॉक्टर सर पित्ता निकालना चाहता है चंद पैसों के लिए, और उसके बाद यकीन करें आपको यरकान आ सकता है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, आपका जिगर सुकड़ने पे जाएगा, पेट में पानी आएगा, जिगर के कैंसर तक पहुंचेंगे। उसके बाद आप कुछ ना हो, चलें, इतने बड़े पे नहीं जाते हम, आम से एक बात है, आपको कुछ दिनों के बाद आपको कभी कब्ज हो जाए करेगी, कभी लूज मोशन लग जाएंगे, खुराक आपकी हजम नहीं होगी, सुबह के 2 वाले खाए शाम तक आपके मैदे में पड़े रहेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल तो कौन ये कर रहा है, कौन और किसके लिए कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है? तो फिर भी कौम कहे कि मैं कौम को सही बात नहीं बता रहा, मैं कौम को डिट्रैक कर रहा हूं, मैं तो कौम को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश में हूं कि आ जाओ बैक टू नेचर। असर आज भी आपकी डिलीवरियां नॉर्मल हो सकती हैं, सिर्फ एक जो है ना वो डायरेक्टिव जारी हो जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक डायरेक्टिव जारी कर देना। एक डायरेक्टिव जारी करने में, एक लेटर में क्या खर्च हो जाएगा? एक एहसान तो कर देना इस कौम पे, एक डायरेक्टिव जारी करें। पे सर नहीं पाबंदी नहीं लगवाते हम पाबंदी लगवाते ही नहीं है, हम कहेंगे करो, हम ये नहीं कहते ना करो, करो। एक डायरेक्टिव जारी हो जाए कि कल से, उस पर लिखा हो कि कल से
आपके मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी जो भी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा, उसको उस नॉर्मल डिलीवरी पे डॉक्टर को मिलेंगे 25,000 रुपए। अच्छा, 20 या 25,000 रुपए, ठीक है। सही है। और जहां भी सिजेरियन से बच्चा पैदा होगा, उस डायरेक्टिव में लिखा हो कि गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट, पेरेंट्स को, उस डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे सिजेरियन करने पे। पता है जुर्माना देना कितने? नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, जुर्माना नहीं देना यार, पैसे देने उसको पड़े। हम पैसे देंगे, देते हैं हम, पैसे देंगे। हाँ, आप उसको सिर्फ 5,000 रुपया लिख दें, उसके 5,000 रुपया होगा। मुझे ये बताइए कि 5,000 में सिजेरियन डॉक्टर करेगा या 25,000 में नॉर्मल करेगा? सब नॉर्मल करेंगे। एक रात के डायरेक्टिव के अमल से पूरी कायनात आपकी जो है ना काया पलट जाएगी। ना पलटे तो मुझे बताएं सर, ये सर, दिस इज द नेचुरल वे। और आप स्टडी करें, आप चेक करें कि पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी जानवर के, एक मेरी बीवी, एक मेरी बहन, एक मेरी मां, इंसान की यानी औरत सिर्फ ये बच्चे पैदा नहीं कर रही, इससे ज्यादा मखलूक और बहुत है अल्लाह की जो बच्चे पैदा करती है। एक खरगोश की मिसाल दूंगा, बहुत कम लोग जानते हैं ये भी, कि जो फीमेल रैबिट है, खरगोश है, मादा खरगोश, ये हर महीने औरत की तरह, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम औरत वाला सिस्टम है। सही। और ये भी ये इसको भी मेंसेस आते हैं, और ये भी हर महीने जब ये बच्चे देना शुरू करती है, तो ये भी हर महीने चांद के चांद जो है ना, ये 12, 14, 16, 18 बच्चे हर महीने पैदा करती है। अब मुझे ये बताइए कि जो इसके खरगोश के 16, 14, 18 बच्चे जब ये डिलीवर करती है, तो क्या आगे इंजन लगा हुआ है और पीछे ट्रेन की तरह से वो बोगियां लगी हुई हैं कि वो सारे लाइन में बाहर आ रहे हैं? सारे उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े हैं कि नहीं होंगे? कितना खरगोश है, कितना पेट है, कितनी यूट्रस है, कितने बच्चे अल्लाह ने रखे हैं। वो यार मेरे मालिक पे आपके तवक्कल ही खत्म हो गया। वो रब्बुल आलमीन है, वो आपकी डिलीवरी नॉर्मल दे रहा है, लेकिन हम लेना नहीं चाह रहे, और हमारा एक बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं पैदा हो रहा, कोई नॉर्मल करने नहीं देना चाह रहा। और उसकी एक और चीज बता दूं कि आपको उस औरत को कम से कम 2 हफ्ते पहले बुला लिया जाता है। मैं टेक्निकल साबित कर दूंगा आपको अभी। टेक्निकल कैसे? कि एक खातून डॉक्टर के पास गई, वो जाके कहती है डॉक्टर साहब मुझे, फर्ज करें मुझे डेट नहीं आई, वो कहते हैं ओके आप मैरिड हैं? वो कहते हैं हाँ जी। कहते हैं चलें आपका यूरिन टेस्ट कराते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं। रिपोर्ट आ गई कि जी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। वो कहते हैं ओके ठीक है मिसेस फला, आप ये बताएं कि आप जो है वो चलें, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी मिसेस गई और लेडी डॉक्टर ने उसको कहा कि मिसेस जमील आप ये बताएं कि आपके जो LMP थी, लास्ट मेंसेस पीरियड डेट, वो क्या थी? मेरी मिसेस फर्ज करें कहती है कि जी मुझे पिछले महीने की 20 तारीख को हुए थे, इस महीने की 20 को आने थे, नहीं आए, आज क्या तारीख हो गई? आज होगी 9। तो वो कहते हैं ओके ठीक है प्रेगनेंसी पॉजिटिव होगी। तो वो कहते हैं कि जी आपका 1 महीना 20 तक 1 महीना था, और 20 के बाद आगे 31 का अगस्त था, तो 11 दिन वो हो गए और 9 दिन ये हो गए, तो कितने? 20 दिन। वो कहेगी 1 महीना 20 दिन आपका जो है ना वो अमल हो गया। सर टोटली रॉन्ग। यहीं पे गलती हो गई, हम गौर नहीं कर रहे, हम गौर नहीं कर रहे। गलती क्या हुई? इसी पे उसने रख के ना, वो जो लास्ट मेंसेस पीरियड डेट थी, इसी पर रख के उसने EDD निकालनी है, एंड डिलीवरी डेट जिसको हम कहते हैं। गलती क्या हो रही है? हम नहीं सोच रहे, हम सोच ही नहीं रहे, गौर ही नहीं कर रहे। गौर ही नहीं कर रहे। गौर क्या करना है? उसने मेरी मिसेस के आने की डेट पूछी या नहाने की नहीं पूछी। अब आपको समझ आई आने और नहाने में कितना फर्क है? कितना फर्क है? 1 वीक। औरत का जो साइकिल पीरियड है वो 1 वीक पूरा चलता है। उस 1 वीक में प्रेगनेंसी हो सकती है, उस 1 वीक में उनकी मीटिंग हो सकती है। जब मीटिंग ही नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती, तो फिर वो 1 वीक बीच में शामिल क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, यही मेडिकल साइंस कहती है, गायनी और उसमें ये, कि जी 1 हफ्ता फिर अगला वीक एक पूरा लगता है, जब वो औरत नापाकी से पाक हो जाती है, तो 1 वीक पूरा लगता है। किस बात पे? कि उसके जो पहले फॉलिकल्स बनते हैं, फिर छोटे छोटे एग्स बनते हैं, फिर एक एग मैच्योर होके जो है ना वो यूट्रस में आता है,
तो 1 हफ्ता लगता है उसको एग को पूरा तैयार होने में। हम्म, जब वो एग तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो जाके अमल या उसका मसला बनेगा। तो इसका मतलब है कि 1 हफ्ता वो नापाकी वाला और 1 हफ्ता एग बनने वाला। इन 2 हफ्तों में मुझे बताएं कि एग भी नहीं बना था। वो नापाकी का भी 1 हफ्ता था और 1 हफ्ता एग बनने में लगा। उसमें मीटिंग भी नहीं हुई। हो भी जाए तो एग नहीं था। हम्म, तो मुझे ये बताएं फर्टिलाइज किससे होना था? तो इस 2 हफ्तों में हमल तो हो नहीं सकता। हमला हो नहीं सकता। तो फिर ये 2 हफ्ते बीच में रख के एंड पे जाके 2 हफ्ते हम रुके? 2 हफ्ते हम नहीं रुके ना। डॉक्टर ने तो ईडीडी निकाल दी, एंड डिलीवरी निकाल दी और आपको 15 दिन 16 दिन पहले बुला लिया। मुझे बताइए फिर दर्द कहां से आएगी? फंस गए ना, फंस गए। उसके बाद फर्ज करें आगे मुझे देखना है, मुझे देखना है, क्योंकि अगर वो मेरी मैसेज है तो मुझे देखना है, मुझे गौर करना है कि यार उसके बाद ये 1 हफ्ता और 1 हफ्ता वो 2 हफ्ते और उसके बाद 1 हफ्ता तो मैं ही नहीं था घर पे। मैं इस्लामाबाद था या मैं कहीं मुल्क से बाहर था, मैं किसी और जगह पे था। तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर वो 1 हफ्ता 10 दिन अगर मैं घर पे ही नहीं था, तो मैंने वहां से क्या व्हाट्सएप किया? मैंने वहां से ब्लूटूथ किया है, मैंने वहां से शेयरएट की है, मैंने वहां से ईमेल किया स्पर्म को कि वो प्रेगनेंसी हो गई। मुझे वो भी दिन देखने हैं कि मैं था भी कि नहीं था। था भी कि नहीं था। तो सर यहाँ पे ये एक रोल है, अगर इसको भी कौम समझ जाए, इसको भी समझ जाए तो सर दर्दें आएंगी। हम दर्दों से पहले दर्दें ढूंढ रहे हैं, तो फिर एक आध दिन रुकेंगे, डॉक्टर कहता है चुको घर लै जाओ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾੜੂ ਲਿਪਟਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਟੇੜਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਪੋਟੀ ਕਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਪੋਟੀ ਕਰਤੀ है तो स्मेल कितों आई सी है दसो ਤੁਹਾਨੂੰ? पोटी तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। कोई स्मेल आ रही? मैं और आप कब से बैठे हैं? नहीं आ रही ना। ये भाईजान बैठे हैं, बताएं जी आपको कोई स्मेल आई किसी से? कुछ भी नहीं। तो वहां बच्चे ने अंदर पोटी कर दी अगर माँ के, जो वो कहा जाता है, तो कहां से कर दी, किधर से आ गई? आपको स्मेल कैसे पता चल गई? तो यहां ऐसी ऐसी मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर सिर्फ आपका पेट काटना है। क्योंकि आप सर जब इतने पैसों में एक डॉक्टर बनाएंगे ना, तो यही कुछ होगा। तो क्या करेगा वो? उसने अपने पैसे जो 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ लगा के वो डॉक्टर बने, उसने पूरे कहां से करने? डॉक्टर साहब, आपने जो शम्मा जलाई हुई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अभी हम आज के पॉडकास्ट में तो खैर कवर नहीं कर सके, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमने कवर की हैं। एक कंप्लीट पॉडकास्ट था। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जमील महरवी साहब। हमने इनसे जो कुछ भी आज सीखा, ये ज़िंदगी जीने का कुलिया था, नुस्खे थे ज़िंदगी जीने के। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।